तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग बोलने वाले हो आकाश सर ओ जी, क्योंकि आज के इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने यूनिट 1 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर की यूनिट 1 के बारे में। अब ये रहेगी हमारी एक वन शॉट वीडियो, मतलब इस एक ही वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट 1 को हम लोग डिटेल्स में बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। अब देखो, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा टफ लोगों को लग जाता है, लेकिन मैं यही बोलूंगा आप लोग वीडियो आराम से देखिए और सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इवन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। अब ये जो हमारी यूनिट 1 है, इसके अंदर टोटल हमारे सामने 6 चैप्टर आते हैं, लेकिन हम इसको इतने स्मार्ट तरीके से कवर करने वाले हैं कि आपका जल्दी टाइम में ज्यादा का ज्यादा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि ये सारा का सारा कंटेंट हम लोग क्रैश कोर्स के अंदर कवर कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया हो, आप लोग केवल फार्मा ऐप में जाकर एनरोल कर सकते हो। वहां पे एक जगह आपको सारा का सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। अब क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे हमको एक आइडिया ये लग जाएगा कि इस पूरी यूनिट में सबसे ज्यादा ध्यान हमको किन टॉपिक पे देना है, जिससे एग्जाम की भी आपकी हेल्प हो जाती है। बाकी कवर हम वैसे आपको सारा कुछ करा देते हैं। तो अगर हम बात करें अपने यूनिट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो इस पूरी यूनिट में दो हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेडली हमारे एग्जाम में आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, देन राइट इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। यानी कि देखा गया कि जो हमारा यहाँ पे बी वाला यानी कि सेकंड जो चैप्टर है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, या हम बोल सकते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ये वाला टॉपिक हमारा बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देन हमारा सेकंड आता है डिफाइन बायोसेंसर, देन राइट इट्स प्रिंसिपल कंपोनेंट वर्किंग एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है एक बायोसेंसर के ऊपर में, यानी कि पूरी यूनिट में जो ये वाले दो हमारे चैप्टर हैं ये हमारे लिए हो जाते हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद के जो हमारे जैसे आपको ये टॉपिक दिख रहे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा डिटेल्स में या फिर अलग से नहीं आते हैं, हमारे थोड़े शॉर्ट में आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कवर करेंगे। यानी कि देखो, कंटेंट आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो हम इसको देखेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग विद इट्स एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ पे सिंपल आपको प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में दिया है, सिर्फ उतना ही बेसिक हम जानेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है सारा कुछ हम यहाँ पे इसके बारे में कवर कर लेंगे। देन ये आपका सेकंड आता है इसमें यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो हमारे कुछ बेसिक एंजाइम्स होते हैं, ये आपको 6 एंजाइम दिख रहे होंगे, इनके बारे में कुछ जनरल हमें बातें करनी होती है। तो जनरल बातों में बेसिकली हम जानते हैं कि इनको हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इनका मेनली यूज क्या होता है और इनकी एप्लीकेशन हमारे लिए क्या होते हैं। ये 3 बातें हम जो है इन सभी एंजाइम के बारे में करने वाले हैं। और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, जो आपको दिख रहा होगा। तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल आता है, तो इससे तो ज्यादा ही हमने यहाँ पे कवर किया है। तो इस तरह देखा जाएगा कि आपकी पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पे अच्छे से डिटेल्स में कवर हो जाएगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि ये हमारी पहली वीडियो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। और जो आपके यूनिट 1 का पहला चैप्टर है वो भी बेसिकली क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। यानी कि बेसिकली हमें जो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है रिलेटेड टू फार्मेसी, यानी कि हमारी फार्मेसी में इसका मेनली क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में हमारा होता क्या है। तो देखो, अगर हम यहाँ इस वर्ड को देखें यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को, तो ये हमारा सिंपली 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला यहाँ पे टर्म आपको दिख रहा होगा बायो और दूसरा आपको दिख रहा है टेक्नोलॉजी। अब देखो, टेक्नोलॉजी भी वैसे 2 वर्ड से मिलकर बना होता है कि यहाँ पे टेक्नो है, यहाँ पे लॉजी है। यानी कि एक तरह से क्या है कि इसमें हम कुछ टेक्निक्स या मेथड्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि सिंपल हम क्या समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वर्ड हमारे यहाँ दर्शाता है किसी तरह के मेथड को या फिर टेक्निक को। अब ये बायो वर्ड जो आगे लग गया ना, बायो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे लिए मेन है। तो बायो बेसिकली वैसे तो हमारी लाइफ को डिनोटेट करता है, या इसके अलावा हम बायो वर्ड जो है अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो जीवित है, जो जिंदा है, उसके लिए हम यहाँ पे बायो वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका मेनली क्या रोल निकल के आता है। तो बायो से तो हमारा हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी जो जिंदा है, जीव है, उसके बारे में बात हो रही है। और यहाँ टेक्नोलॉजी से निकल के आता है टेक्निक, यानी कि मेथड्स के बारे में। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके समझने की कोशिश करें तो हमें यह समझ आता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में एक हमारी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कुछ मेथड्स का, टेक्निक का उनके ऊपर अप्लाई करके हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम एग्जांपल लेते हैं और आपको सारा का सारा खेल समझ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि कुछ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लो हमारा बैक्टीरिया हो गया, हमारे वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गया, या हमारी जो हमारी बॉडी है उसके एनिमल सेल्स हो गए, या हार्मोन्स वगैरह हो गए। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं जो एक्चुअल में जीवित है। चलो हार्मोन्स को हटा देते हैं, लेकिन ये सारे क्या हमारे सेल्स हैं, एक तरह से क्या है जो जिंदा है, वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें इनका इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो हम लोग की जिंदगी को आसान बनाएंगे, यानी कि हमारे काम आएंगे। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे एंटीबायोटिक को ले लेते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर कोई भी इंफेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से, या मेनली किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन को खाते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो भी इंफेक्शन है उसको खत्म करता है, ठीक करता है। कैसे करता है, उस बैक्टीरिया को मार के करता है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो एक्चुअल में किससे बनता है, हमारे किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। अब एग्जांपल जैसे देखा जाए, मान लो पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन हमारा किससे बना होता है, एक फंगाई से बना होता है जिसका नाम क्या होता है, पेनिसिलियम नोटाटम। और इस फंगाई से हमारी बनी होती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। और जो क्या करती है कि जो हमारे बैक्टीरिया है जिनकी वजह से कोई बीमारी होती है उसको ठीक करती है। कैसे करती है, बैक्टीरिया को मार के। यानी कि हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि एक हमारी एंटीबायोटिक है, एक दवाई है, वो हमने किससे बनाई है, एक हमने फंगाई से बनाई है, यानी कि एक हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाई है। तो एक्चुअल में जो ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही पूरी पूरी साइंस हमारी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब इसको और सिंपलीफाई करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लो कि ये हम लोग हैं, ठीक है। अब मान लो किसी को फीवर हो गया, क्या हो गया दोस्तों, फीवर हो गया। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम भाई नब्ज पकड़ते थे ऐसे करके, या फिर गले या फिर उसके हाथ पैर को देख के पता लगाते थे कि फीवर है कि नहीं है। लेकिन उसमें क्या था कि हमको एक्यूरेट मीजर नहीं पता चल जाता था भाई कितना फीवर है, क्योंकि भाई फीवर अगर 100 डिग्री से ऊपर चला गया तब तो नुकसानदायक है, ज्यादा हो गया। अगर 95, 93, 94 ऐसे है तो कोई इतना ज्यादा नहीं है। यानी कि क्या कि हमको एक एक्यूरेट मीजर नहीं मिल रहा था। तब हमारी खोज होती है थर्मोमीटर की। अब जो एक्चुअल में मरकरी वाला थर्मोमीटर होता है ना, उसको हम एक तरह से बायो सेंसर की कैटेगरी में ला सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। बस सिंपल ये समझो कि मान लो यहाँ पे हमारी खोज होती है थर्मोमीटर की। अब थर्मोमीटर क्या करते हैं, थर्मोमीटर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, अपने टंग के नीचे लगाते हैं, और टंग के नीचे लग जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्यूरेटली मेजर करता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये जो पूरी स्टडी है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हुआ, कोई भी दिक्कत हो रही है, फीवर हो रहा है, तो उसको हम पता किसकी मदद से लगा रहे हैं, एक थर्मामीटर की मदद से लगा रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट स्टडी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी की दिक्कत को पता लगाने के लिए हमने जो थर्मामीटर बनाया है, तो ये पूरी पूरी स्टडी हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमने एक यूजफुल प्रोडक्ट यानी कि थर्मामीटर को बनाया, और वो हमारी बॉडी में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि आई होप अब आपको बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ आ रहा होगा। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी सिंपली हमारी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं या क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो यूजफुल प्रोडक्ट हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने थर्मामीटर बनाया, तो थर्मामीटर क्या करेगा, हमारे फीवर को चेक करने में हमको आसानी है। पहले भाई हाथ देख रहे हो, ये कर रहे हो, अब क्या सिंपल आपने लगाया और एक्यूरेट रीडिंग आपको मिल जाती है कि किसी भी बंदे को कितना फीवर है। इसके अलावा ग्लूकोमीटर बनाया, तो ग्लूकोमीटर क्या होता है कि हमारी बॉडी का ग्लूकोज कितना है। तो पहले ब्लड जाता था, सैंपल कितना कुछ होता था। अब क्या करना है, सिंपल एक ब्लड की बूंद ली और आपने यहाँ पे स्ट्रिप पे लगाई, और यहाँ पे लग के ही आपका क्या होगा, ग्लूकोज तुरंत आपका यानी कि कुछ सेकंड में आपके पता चल जाता है कि आपको ग्लूकोज यानी कि डायबिटीज है या नहीं है, तुरंत पता चल जाता है। इसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट, तो पहले कितने सारे टेस्ट, हाथ रख के, उल्टियां ऐसे करके, यानी कि पहले मूवीज में क्या होता था, अगर उल्टी हो गई मतलब प्रेग्नेंट है। लेकिन आजकल क्या होता है, प्रेगनेंसी किट आती है और उस किट में कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको यूरिन की 2-4 बूंदें डालनी है, और आपको उसी यूरिन की 2-4 बूंदों से पता चल जाता है कि कोई भी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो ये सारा क्या है, ये हमारे कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, और इनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जिंदगी आसान हो रही है। और यही कंप्लीट जो बनाना, स्टडी करना, यही सारा का सारा हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। तो अगर कभी भी आता है आप ये सारी कहानी लिख के आ सकते हो, देन यहाँ पे लिख के आ जाना यूजफुल प्रोडक्ट में कि इन सब का यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, इनमें से इन सब का इस्तेमाल करके हम अपनी मेडिसिन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। और अगर देखा जाए हम इंसुलिन बनाते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो बाहर से जो इंसुलिन दिया जाता है वो भी हमारी इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो घर में जो हमारा दही बनता है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा दूध है और दूध में एक हमारा बैक्टीरिया जाता है, और उस बैक्टीरिया की मदद से हमारा जो दूध है वो
दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि भाई वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी मदद से हमारा जो दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा ग्लूकोमीटर मैंने आपको बता दिया, जो हमारी बॉडी में किसी को डायबिटीज है या नहीं है उसके बारे में पता लगाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब अगर इसको हम डिफाइन करना हो तो कैसे लिख सकते हैं? द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, बायो मतलब लाइफ या बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, और टेक्नोलॉजी मतलब होता है साइंटिफिक टेक्निक या फिर टूल है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी मींस द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि हम किसी तरह के एक बायोलॉजिकल सिस्टम का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो एग्जैक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि हम ह्यूमंस की लाइफ को आसान बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो भाई, इंसान स्टार्टिंग से मतलबी तो रहे हैं, लेकिन जरूरी भी है यार, क्योंकि हम क्या अपना फायदा देखते हैं, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे साथ के सभी लोगों को फायदा होता है। अब सोचो अगर एंटीबायोटिक नहीं बने होते तो कितने लोगों की जान जा रही होती। भाई एंटीबायोटिक ने तो क्रांति ला दी थी कि लोग भाई वर्ल्ड वार से कितने ज्यादा बचने लग गए थे। इसके अलावा जो मैंने बताया प्रेगनेंसी केस है, तो भाई तुरंत कोई भी फीमेल तुरंत चेक कर सकती है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। कितना आसान है, ग्लूकोमीटर है, डेली ग्लूकोज आप चेक कर सकते हो। बस आपके पास वो ग्लूकोज की छोटी मशीन होनी चाहिए जिसको आप कैरी भी कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, तुरंत पता लगा सकते हो। यानी कि ये तो है कि बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी आसान तो की है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कंबाइन नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को इस्तेमाल मिला के करते हैं। जैसे हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, ये सब हमारे माइक्रोब के अंदर आते हैं और इन सब की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, और इस माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये कंबाइंड है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, यानी कि हमारी जो रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही है वो हेल्प करती है। इसके अलावा जेनेटिक्स हो गए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई। तो ये सारी की सारी क्या हमारे इंक्लूड है हमारी इसके बायोटेक्नोलॉजी के साथ में और हमारी हेल्प करती है। अब ये तो रफ वाला फंडा था, मैंने फिर भी आपके यहाँ पे लिख दिया कि आपको नोट्स के अंदर ये देखने को मिल जाए। और आपको पता है कि अगर आपको क्रैश कोर्स का कोई भी पीडीएफ, कोई भी नोट चाहिए तो आपको वो हमारे केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। आप उसमें जाके इनरोल करके सारे के सारे पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हो। अब बेसिकली बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है वो हमारी जिंदगी में क्या हेल्प है, क्या क्या उसका यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको सारा कुछ समझा ही दिया कि ये हमारे काम होते हैं, बस यहाँ लिख के आपको आना कभी आ जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक को बनाने में हमारी बायोटेक हेल्प करती है। कैसे बनाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब बनी हुई है जो हमारी हेल्प करती हैं, मतलब बहुत डेंजरस बीमारी में भी हमारी हेल्प करती है, टीबी का इलाज के लिए भी हेल्प करती हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन का आपको पता है कि वैक्सीन भी हम जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं कि हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बायोटेक होगी। तो वैक्सीन, अब आपको पता है कोविड अभी जब चला था तो कितनी ज़्यादा हमको हेल्प हुई थी वैक्सीन बना के, बहुत लोगों की जान बची थी। देन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेट प्रोटीन, अब हम अपने कुछ प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, इसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, जो अब आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें एंटीबॉडीज एज अ हथियार की तरह काम करती है, जो बाहर से आने वाले एंटीजन से लड़ाई करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को खुद से भी बना सकते हैं, जो हमारी बॉडी में कैंसर और बाकी ऑटोइम्यून डिसीज में लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब हम कोई भी नया ड्रग डिस्कवर करते हैं या नया ड्रग बनाते हैं उसमें भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है। और अगर कोई बॉडी में बीमारी है तो उसको डिटेक्ट करने में भी हेल्प करती है, जैसे डायबिटीज का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था। यानी कि ये बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन। हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अपने लिए जो है अच्छी और सेफ दवाइयां बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार एक आध बार देखने को मिला है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे और कैसे यूजफुल है। तो एक तो हमारी मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, यानी कि हमारी दवाइयों को बनाने में, जैसे वैक्सीन, एंटीबायोटिक, इंसुलिन, इन सबको बनाने में हमारी हेल्प करती है इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, यानी कि आपने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में 4th सेम में पढ़ा होगा, तो प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहीं ना कहीं हमारे एक बायोटेक का एग्जांपल था कि वहां पे हम अल्ट्रेशन करके कुछ अच्छी क्वालिटी के फसलों को खुद से उगा रहे थे। ये आपको आगे पता चलेगा इसी टॉपिक में। तो यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में, जैसे हम फर्मेंटेड फूड हो गए, एंजाइम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध से दही बना रहे हैं, तो हम तो घर पे तो नॉर्मल बना लेते हैं, लेकिन जो लार्ज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं पे दही की रिक्वायरमेंट रहती है, ये सब बनता है, तो वहाँ पे हम फूड इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम वगैरह का, और इसीलिए हमारा बायोटेक में आ जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल और बायोरेमेडी, इन सब में भी हेल्प है। और एंड में मेडिकल डायग्नोसिस, यानी कि हमारे कुछ बायो सेंसर्स होते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा, तो ये सब हमारी बीमारियों को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट टूल इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह है जो हमारी ह्यूमन हेल्थ को डेवलप करने में, मॉडर्न मेडिसिन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
तो आई होप अब आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। और ये तो बायोटेक्नोलॉजी है, आपको क्या लिखनी है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू फार्मेसी, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में। तो सिंपल हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंजाइम इमोबिलाइजेशन, देन राइट इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। यानी कि बेसिकली हमें जो है इस टॉपिक के बारे में लगभग सारी की सारी बातें करनी है। अब देखो ये जो हमारा टॉपिक है एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ये वैसे तो आपका यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि इस जगह से, लेकिन इसका एक बेसिक इंट्रो, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में कई बार आता है 10 मार्क्स में, तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ये इसी के अंदर आता है। अब देखो जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारे काम होते हैं, आपको ये मैंने बता दिया कि हम इसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे एंजाइम को बनाने वाले हैं, एंजाइम की मदद से हम आगे के काम कराने वाले हैं, तो ये हमारी ब्रांच हो जाती है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी भी हमारी एक बहुत ही ब्रॉड लेवल की पूरी मतलब साइंस हो गई, और इसके अंदर भी डिफरेंट चीजें आती हैं। जैसे हम जब बात करते हैं एंजाइम के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम टोटली एंजाइम के बारे में बात करेंगे और इसकी मदद से हम अपने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो वो हमारी हो जाती है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। तो अब आपको क्या करना है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे एंजाइम एक्चुअल में क्या होते हैं। तो देखो आपको एक बात पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, अगर मैं दिखाऊं कि नॉर्मल मान लो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर ना ढेर सारी रिएक्शन हमारी चलती रहती है, बहुत सारी चल रही होंगी, कहीं ब्रेकडाउन हो रहा है, कहीं पे भाई हमारी जुड़ रही है, कहीं टूट रही है। तो हम एक जस्ट एग्जांपल जनरल मान लेते हैं कि मान लो कोई हमारी बॉडी है और उसमें क्या हो रहा है, ए एक रिएक्टेंट है वो बी से मिल रहा है, और ए और बी मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। यानी कि अब आपको पता होगा जो इस तरफ होते हैं इनको हम यहाँ पे क्या है, इनको हम यहाँ पर रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी कि जो रिएक्ट करने वाले हैं, और जो इस तरफ होता है ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हमारा ए और बी दोनों मिलकर जब सी बनाते हैं, तो हो सकता है कि ये रिएक्शन मेरी स्लो चल रही हो या मेरी तेज चल रही हो। तो इसी टाइम पे क्या होता है कि बीच में हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट का। अब जो कैटलिस्ट होता है ना, एक्चुअल में मान लो मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, तो कैटलिस्ट एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारे वो सब्सटेंस या वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, हमारे बॉडी के ही पार्ट होते हैं, जो इस रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी कि स्पीड को बढ़ा देते हैं। और अब यहीं पे बारी आती है हमारी एंजाइम्स की, यानी कि एंजाइम क्या होता है, एक मेरा बायो कैटलिस्ट होता है, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है और एक कैटलिस्ट है। तो ये है, अब इसको और अच्छे से बताऊं तो मान लो कि मेरी रिएक्शन क्या है कि ए और बी आपस में मिलकर सी बना रहे हैं। तो अब मेरा अगर यहाँ पे एंजाइम लग गया, तो एंजाइम क्या कर सकता है कि इसकी रिएक्शन को, यानी कि ये जो यानी कि ए और बी कितनी जल्दी मिलकर मेरा सी बना रहे हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। लेकिन भैया अब सिंपल सी बात है, हम एंजाइम का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रिएक्शन को बढ़ाना है। तो मोस्टली जो हमारे एंजाइम्स है वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, और इसीलिए आपको डेफिनेशन में मोस्टली क्या मिलेगा कि एंजाइम्स आर दोज बायोमोलिक्यूल्स व्हिच बेसिकली यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस पूरी की रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अब ये बताता हूं कि भाई क्या होता है एक्चुअल में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम कॉलेज जाते थे ना, तो हमारा कॉलेज ना भाई थोड़ा अलग ही था। यानी कि मान लो ये हमारा मेन रोड है, और यहाँ से क्या था कि एक कच्चा रास्ता, इतना कच्चा भी नहीं था, बाइक सब कार वगैरह बस जाते थे, तो वो ना हमारा इधर ऊपर बना हुआ था पहाड़ के ऊपर, और ये पूरी चढ़ाई थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, रोड बना हुआ था तो इतनी मान लो। और ये लगभग मान लो कि हमारा मेन रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर तो कहीं नहीं गया था, और इसको पैदल चढ़ने में हमें ये मान लो कि 5 से 10 मिनट का टाइम तो मिनिमम लग ही जाता था, 10 मिनट तो कहीं नहीं गए। और ये हमारे यहाँ पे कॉलेज था। अब मान लो कि मुझे बस ने यहाँ पे उतार दिया, अब मुझे ऊपर जाना है, तो अब मैं आराम से जा रहा हूं, मुझे 10 मिनट लगेंगे, लेकिन मान लो बाई चांस मैं लेट हो गया और मैं यहाँ पे 8:50 पे पहुंचा हूं, और 9 बजे से मेरे यहाँ पे एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो मुझे क्या है कि मुझे यहाँ पे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। और उसी टाइम मान लो कि मुझे क्या है, यहाँ पे एक बाइक वाला मिल गया, और बाइक वाला क्या है, यहाँ से ऊपर को जा रहा है बाइक लेके, तो भाई मैं क्या बोलूंगा, मुझे लिफ्ट दे दे। और अगर वो मुझे लिफ्ट देगा, तो ये मान लो कि ये जो हमारा डिस्टेंस 10 मिनट में कवर हो रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मैक्सिमम 2 मिनट में कवर हो जाएगा, और बाइक वाला मुझे 2 मिनट के अंदर में ऊपर पहुंचा देगा। तो अब सोचो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि मैं नॉर्मल स्पीड से अपनी रिएक्शन कर रहा था, यानी कि मैं नॉर्मल स्पीड से अपने ऊपर कॉलेज में जा रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, मुझे एक बाइक वाला मिला और उसने मेरी रिएक्शन को ओवरऑल बढ़ा दिया, यानी कि मैं जो पहले 10 मिनट लग रहे थे वो सिर्फ मुझे अब 2 मिनट लग रहे हैं। और यही होता है हमारे यहाँ पे कि मान लो मेरा एक सब्सटेंस ए है और एक बी है, तो ये ए बी के साथ मिलकर मेरा सी बना रहा था, और ये मान लो एक नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, लेकिन वहीं पर मेरे एक बीच में एंजाइम आता है, और एंजाइम क्या करेगा, इस दोनों को मिला के जल्दी पूरी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। और जो मान लो एग्जाम्पल की पहले मेरा काम ये 10 मिनट में रिएक्शन बन रही थी, अब ये मेरी सिर्फ 2 मिनट में होने लगेगी। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस पूरे एग्जाम्पल में जो एंजाइम है वो मेरा एज अ बाइक की तरह काम कर रहा है, यानी कि एंजाइम क्या करता है कि मेरी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, जो मेरी एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है। अब एक और दूसरा काम होता है, मान लो मैं यहाँ से ऊपर जा रहा था एग्जाम देने के लिए, मेरा मेन काम क्या है, एग्जाम देना, तो जो बाइक वाला है क्या वो मेरी जगह एग्जाम देने लगेगा?
नहीं, वो उसने क्या किया कि उसने सिर्फ मुझे यहाँ से उठा के कॉलेज में जल्दी पहुँचा दिया। और तो यही काम होता है हमारा एंजाइम का, यानी कि एंजाइम एक्चुअल में वो प्रोडक्ट या वो सब्सटेंस होता है जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन वो खुद अपना कोई भी रोल इसमें नहीं देता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक कढ़ाई है और आप लोग सब्जी बना रहे हो, तो आप एक चमचा आपने ले लिया और उससे सब्जी को हिला रहे हो, तो उसमें ये थोड़ी है कि आपके चमचे का टेस्ट आ जाएगा। चमचा जो आपका स्पून वगैरह है उसका कोई टेस्ट नहीं आता, सिर्फ वो आपकी हेल्प करता। उसी तरह यहाँ पे बाइक वाले ने मेरी हेल्प की, उसने मुझे ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन वो मेरी जगह जाके खुद एग्जाम नहीं देगा, मेरी जगह कॉलेज में नहीं जा रहा है। वही काम होता है हमारा एंजाइम का, वो सिर्फ मेरी इस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा और खुद उसका कोई मेजर रोल नहीं होता। इंक्रीज करने के बाद वो दोबारा हट जाता है, यानी कि बाइक वाला मुझे यहाँ पे छोड़ के और वापस चला जाएगा। तो इस तरह के हमारे होते हैं एंजाइम, यानी कि अगर कभी आपको एंजाइम के बारे में बात करनी हो तो बस आप एक बाइक वाले को याद कर लेना जिससे आपकी हेल्प की हो, या आप चम्मच को याद कर लेना, आपको एंजाइम के बारे में सारा कुछ याद आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे एंजाइम के बारे में बात करें, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे बॉडी के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो मैंने बोला कि कैटलिस्ट जो रिएक्शन में इंटरफेरेंस करते हैं उसकी तरह काम करते हैं। और यूजुअली जो हमारे एंजाइम होते हैं वो रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो रिएक्शन चल रही है उनको बढ़ाने का काम करते हैं हमारे एंजाइम, विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द रिएक्शन, यानी कि खुद वो इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पे इसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल हमारे एंजाइम के जैसे एमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, लैक्टोज हो गया, या ग्लूकोज ऑक्सीडेज हो गया। तो ये सब हमारे वो एंजाइम है जो क्या करेंगे, इस रिएक्शन को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, यानी कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो हमारे एंजाइम्स है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारी फूड एंड फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में, यानी कि बहुत सारे यूएसपी प्रोडक्ट में बनाने में हमारे एंजाइम का इस्तेमाल होता है। तो जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली एंजाइम के प्रोडक्शन के बारे में और एंजाइम के यूज के बारे में बात करते हैं, वही हमारी एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि एंजाइम मोस्टली हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। अब जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब है ना, इन्हीं से हम क्या करते हैं, बेसिकली एंजाइम को निकालते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। तो एंजाइम को हम एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन एंजाइम का यूज करके हम अपनी बॉडी की रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो ये कंप्लीट स्टडी हमारी एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। और मोस्टली हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं, क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी सस्ते, आपको पता है भाई, कहीं पे थोड़ी सी रोटी डाल दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे, तो हमें बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, इसीलिए हम एंजाइम भी अच्छे से प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब बेसिकली हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि एंजाइम हमारा काम क्या करता है, क्योंकि भाई एंजाइम आपने ये तो देख लिया, लेकिन एक्चुअल में हमारी बॉडी में करता क्या है और बॉडी के बाहर, क्योंकि ये तो हम इसलिए बना रहे हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे बन सके, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल हमारा होता है लैक्टोज फ्री मिल्क। अब शायद आप लोगों ने कभी एग्जांपल में या बड़े बड़े लोगों को सुना होगा, उनको क्या होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है। तो मतलब क्या है कि अगर उनकी बॉडी में लैक्टोज पहुंच गया तो वो उसको पचा नहीं पाते या उनकी बॉडी में नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक एंजाइम हमारी बॉडी में होता है लैक्टेज, और वो लैक्टेज क्या करता है कि उस लैक्टोज नाम के जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है उसको तोड़ देता है हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टेज के अंदर में। लेकिन अब ऐसे कुछ बहुत लोग होते हैं जिनकी बॉडी में क्या होता है, ये लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है, सॉरी ये लैक्टेज प्रेजेंट नहीं होता है एंजाइम, और अगर उनकी बॉडी में लैक्टेज प्रेजेंट नहीं है और वो अगर दूध को नॉर्मल पी लेते हैं तो लैक्टोज उनके में पहुंच जाएगा और उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, और जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे एक अलग से, यानी कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अलग से एंजाइम बनाया, यानी कि एंजाइम हमने बनाया लैक्टेज, यानी कि बैक्टीरिया इन सब की मदद से, और जो हमारा एंजाइम बना लैक्टेज उसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम अपने लैक्टोज को, यानी कि मिल्क में जब देंगे तो लैक्टोज जो मिल्क के अंदर होता है वो हमारा टूट के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, यानी कि अब जो हमारा मिल्क रहेगा उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहेगा। और अब किसी भी बंदे को अगर लैक्टोज फ्री मिल्क चाहिए तो वो इसको खरीद सकता है। इवन आप लोग कभी सर्च करना, आपको गूगल पे इधर उधर लैक्टोज फ्री मिल्क, यानी कि इस नाम से आपको दूध देखने को भी मिल जाएंगे, जो लोग खरीदते भी हैं जिनको इस लैक्टेज वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। तो आप देख रहे हो कि हमारी बॉडी में, यानी कि मान लो किसी पर्सन की बॉडी में क्या प्रॉब्लम हुई कि उसकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा, तो लोगों ने क्या किया, उस लैक्टेज एंजाइम को बाहर से लैब के अंदर जनरेट किया और उससे देन जो हमारा मिल्क होगा उसके लैक्टोज को तोड़ा और उसके बाद लैक्टोज फ्री मिल्क को बेचना शुरू कर दिया। यानी कि एक महंगा दूध हो गया, सस्ते थे, लेकिन भाई जिनको दूध पीने में मतलब दूध, अब भाई जिसको भाई ये प्रॉब्लम है, जिसके में लैक्टेज नहीं है वो तो दूध पी ही नहीं सकता, तो अब क्या हो गया कि लैक्टोज फ्री मिल्क को वो आराम से पी सकता है, यानी कि कंज्यूम कर सकता है, यानी कि एक तरह से हेल्प भी उसने की है। सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं ग्लूकोमीटर के बारे में, तो जैसे आजकल आपने क्या देखा होगा कि किसी भी ग्लूकोज होता है, मेरे पास भी था, अभी वो घर पे रखा हुआ है, तो वहां पे क्या है कि इस तरह की स्ट्रिप होती है और इनमें प्रेजेंट होता है हमारे एक एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज। अब ये क्या करता है कि मान लो हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसको यहाँ पे लगाते हैं। अब ब्लड जैसे ही यहाँ पे लगेगा ना, ब्लड क्या करेगा, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का जो लेवल है ना, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ में रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो जो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो इसमें मतलब कुछ रिएक्शन होगी, और इसकी वजह से क्या है कि हमको यहाँ पे जितना हमारा ऑक्सीडेज एंजाइम रिएक्ट होगा वो हमको यहाँ पे एक
वैल्यू प्रोवाइड कर देता है कि एक्चुअल में आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है। और आपको पता है कि हमें अगर किसी को मतलब जो खाली पेट वाला हम कराते हैं उसमें लगभग हमारा 70 से 90 के बीच तो होना चाहिए। अगर 90 से 100 तक चल जाता है, लेकिन हम 90 से 100 के बीच को हम प्री डायबिटिक बोल देते हैं कि आप उस लेवल में आ चुके हो कि अब आपको थोड़ा अपने आप पे डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक छोटी सी हमारी स्ट्रिप है और ये स्ट्रिप हमको ये बता देती है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कितना है। और ये पॉसिबल हो पाता है एक एंजाइम यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज की मदद से। यानी कि आप यहाँ पे पूरा एंजाइम के बारे में समझ गए, एंजाइम के दो एग्जांपल समझ गए कि एंजाइम हमारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम बेसिकली बात करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में, यानी कि जो एंजाइम है वो इमोबिलाइजेशन टेक्निक हमारी एक्चुअल में क्या है। तो देखो एक बात आपको समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम बार बार यहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और उस एंजाइम का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे अपनी चीज़ों को पता लगा पाते हैं। अब ना एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देन आपको ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन वाला फंडा पूरा अच्छे से समझ आएगा। तो अब एग्जांपल मान लो कि मैंने ये नोट्स बनाए, ये सारे के सारे नोट्स बनाए और मेरे सामने क्या है कि यहाँ पे मान लो 10 स्टूडेंट है। अब इनको 10 काउंट कर लो, कोई बात नहीं है। अब 10 स्टूडेंट है। अब मुझे क्या करना है कि भाई मैंने आपको लेक्चर दे दिया, अब मुझे आपको पीडीएफ भी देनी है। भाई पीडीएफ दूंगा तभी तो आप काम कर पाओगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी ये पीडीएफ ली और मैंने अपने एक बंदे को यानी कि एक स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे दे दी। तो अब क्या होगा कि मान लो ये एक स्टूडेंट है, ये मान लो आकाश है, मैं ही हूँ, और इसने क्या किया ये पीडीएफ ले गया। अब भैया अगर गंदा बच्चा यहाँ से पीडीएफ ले जाएगा तो अब क्या होगा, अब जो बाकी के 9 बच्चे हैं मैं उनको पीडीएफ कहाँ से दूँ, क्योंकि मैंने तो इसको पीडीएफ दे दी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पीडीएफ मेरी यहाँ पे कंज्यूम हो गई और अब ये आकाश इसका इस्तेमाल करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, लेकिन बाकी के बच्चे क्या करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन क्या निकाला, मैंने ये पीडीएफ ली और इसको किसी को नहीं दिया, बल्कि मैंने इसकी पीडीएफ बनाई यानी कि एक सॉफ्ट कॉपी बनाई और उसको मैंने अपनी वेबसाइट पे ऐसे करके फिक्स करके डाल दिया। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो 10 के 10 बच्चे हैं वो इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस पीडीएफ को देख सकते हैं, लेकिन इस पीडीएफ को या बोल सकते हैं कि उस नोट्स को मेरे से ले नहीं सकते। यानी कि मैंने यहाँ पे एक काम क्या किया कि मैंने इस पीडीएफ को यहाँ पे फिक्स कर दिया और जब मैंने इस पीडीएफ को यहाँ पे फिक्स कर दिया तो अब हर एक बच्चा जो है बार बार इस पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकता है, बार बार इस्तेमाल कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी पीडीएफ जो है वो खर्च भी नहीं हो रही है और मल्टीपल स्टूडेंट जो है इसका यूज कर पा रहे हैं, लाखों बच्चे आराम से जो है इससे पढ़ सकते हैं। तो यही कुछ काम होता है मेरा एंजाइम इमोबिलाइजेशन के अंदर में कि यहाँ पे बेसिकली हमें दिक्कत क्या हो रही थी कि हम यहाँ पे मान लो ये ए से हमारा बी बना और मैंने यहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल किया। तो अब क्या हो रहा है कि ये एंजाइम मेरा एक ही जगह इस्तेमाल हो रहा है और जब पहले ये एक रिएक्शन हो जाएगी देन बाद में मैं जो इस एंजाइम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या ट्रिक लगाई, एक मिनट मुझे रफ पेज लेने दो। मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या लगाई कि मैंने जो एंजाइम है इनको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। मान लो एक जगह पे मैंने क्या इसको फिक्स कर दिया। अब इसके फिक्स होने का फायदा क्या है, अब जो मेरा यहाँ से ए प्लस बी ये मेरे जा रहे थे, तो मान लो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से ए प्लस बी है, इनको मैं एक फ्लो में यानी कि सर्किल की तरह कर दूंगा। अब ये मेरे ए और बी यहाँ से जाते रहेंगे, मेरा सी बनता रहेगा और ये कंप्लीट जाता रहेगा, यानी कि अब ये सर्किल कंप्लीट चलती रहेगी, यानी कि जो मेरा एंजाइम है वो इस जगह पे फिक्स रहेगा। अब इनमें क्या हो रहा था कि एंजाइम मेरा ए और बी के साथ मिल रहा था। देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि रिएक्शन हमारी काम कैसे करती है। तो मान लो कि ये मेरा एक एंजाइम है, ये इस तरह का मेरा एंजाइम है। तो अब यहाँ पे ए और बी कैसे करेंगे, तो मान लो ये मेरा एक सब्सटेंस है, ये मेरा ए है और ये एक सब्सटेंस है, ये मेरा बी है। तो अब क्या होता है, ये ए और बी है, तो एंजाइम क्या करता है, ये मेरा एंजाइम है, ये पहले इसको अटैच करेगा, मान लो इसने यहाँ पे इसको अटैच किया, देन इसको अटैच करेगा, यहाँ पे करेगा और उसके बाद ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। देन यहाँ पे आगे जाके एंजाइम क्या करता है, इनको रिलीज कर देगा। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट निकल आया यार ऐसी डायग्राम समझ लो, ये मेरा सी नाम का प्रोडक्ट निकल आया। तो एंजाइम बेसिकली क्या कर रहा है, इन दोनों को पकड़ रहा है, पकड़ के अपने साथ जोड़ रहा है और देन यहाँ पे कर रहा है। तो इसमें क्या है कि एंजाइम मेरा बिजी हो गया और मैं इसको बार बार यूज नहीं कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि मैंने एंजाइम को यहां पे चिपका दिया, यानी कि मान लो मैंने एंजाइम को यहां पे मल्टीपल तरीके चिपका दिया। अब मेरा क्या हो रहा है कि बार बार ए और बी क्या आएंगे यहां जुड़ेंगे और सी बनेगा, निकल जाएगा, फिर आएंगे जुड़ेंगे, निकल जाएगा। तो इस तरह क्या हो रहा है, मैं एक ही एंजाइम को यहां पे मल्टीपल टाइम यहां पे इस्तेमाल कर पा रहा हूं और यही मेरा कहलाता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। यानी कि अगर नाम से समझा जाए तो एंजाइम तो हमारा एंजाइम हो गया जो मैंने यहाँ बताया, और इमोबिलाइजेशन हमारा 2 वर्ड से मिले होना है। इम का मतलब होता है यहाँ पे नो, यानी कि यहाँ पे मना कर रहे हैं, और मोबिलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे मूवमेंट। यानी कि सिंपल क्या है कि हमने एंजाइम की मूवमेंट को यहाँ पे रोक दिया। और हमने कैसे रोका, हमने एंजाइम को एक पर्टिकुलर जगह पे या किसी सॉलिड सरफेस पे हमने यहाँ पे इसको चिपका दिया, फिक्स कर दिया। और इसका फायदा क्या होगा कि अब एंजाइम मेरा फिक्स होगा और यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम तरीके से जैसे मैंने अपने यहाँ पे नोट्स को अब चिपका दिया है, अगर मैं किसी एक बंदे को दे दूंगा तो नोट्स वो ले जाएगा, तो बाकी के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया तो अब क्या है कि मल्टीपल लोग क्या कर रहे हैं, उस पीडीएफ को देख के अपनी स्टडी कर रहे हैं। यानी कि मैंने नोट्स को फिक्स कर दिया, बस आप देखो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और अटैचिंग एंजाइम ऑन अ इनसॉल्युबल सॉलिड सरफेस। यानी कि हमने एक सॉलिड का सरफेस लिया है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि मान लो ये सॉलिड का सरफेस लिया है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्या है एंजाइम को चिपका दिया है। अब जब एंजाइम यहाँ पे चिपक गया, हमारा पूरा फिक्स हो जाएगा। तो अब एंजाइम हमारा एक तरह से फिक्स रहेगा, तो बाकी का जो हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है वो मूव करता रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा और एंजाइम मेरा बार बार यानी कि रीयूज यहाँ पे किया जा सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा, जो एंजाइम हमारा खर्च
खर्चा हो रहा था या कोई भी दिक्कत हो रही थी वो अब कम होगी, यानी कि हमारा प्रोडक्शन की कॉस्ट, क्योंकि हमें बार बार अब एंजाइम को बनाना नहीं पड़ रहा है, हम उसी एंजाइम को यहाँ पे बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और अटैचिंग एंजाइम ऑन इनसॉल्युबल सॉलिड सरफेस। इस पे यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। तो जो हमारा एंजाइम है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता, कैन नॉट फ्रीली मूव, बट हाँ उसका इस्तेमाल यानी कि यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंडा आपने इनसॉल्युबल वर्ड देखा होगा, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एंजाइम को हम यहाँ पे चिपकाते हैं एक इनसॉल्युबल मैट्रिक्स के साथ में। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने जब एंजाइम को यहाँ पे अटैच किया तो कहीं ऐसा ना हो कि एंजाइम हमारा इसी के साथ रिएक्शन कर ले, तो इसीलिए क्या करते हैं कि एंजाइम को हम यहाँ पे इनसॉल्युबल के साथ चिपकाते हैं कि एंजाइम भाई इसका इस्तेमाल ना करे। अब एग्जांपल यही, ये मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने ये पीडीएफ यहाँ पे एक बंदे के यहाँ किसी मैंने अटैच कर दी, तो मैंने ये उस बंदे के पास अटैच की जो इसको लेके खुद ना चला जाए। ऐसा नहीं कि मैंने वाले यहाँ पे आकाश से बोला कि भाई तू जो 10 के 10 बंदे आए उनको यहाँ पे पीडीएफ दिखाते रहना जिससे मल्टीपल यूज हो, पर आकाश का यहाँ दिमाग फिर गया और उसने क्या किया, उस पीडीएफ को उठा के चला गया। तो यहाँ पे यही होता है कि एंजाइम हम इसके साथ चिपकाते हैं जो इनसॉल्युबल हो, यानी कि वो एंजाइम उसके साथ रिएक्शन ना करे, जिससे हम एंजाइम को मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि एंजाइम हमारा क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड मैट्रिक्स के साथ चिपक जाता है, जिससे हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो इमोबिलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है, मींस बाइंडिंग द एंजाइम टू अ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल साथ में हम एंजाइम को बाइंड कर देते हैं जिससे हम उसको बार बार रीयूज कर सकें, यानी कि मेन फंडा हमारा होता है रीयूज करने का। जैसे हमारी पीडीएफ को हम यहाँ पे रीयूज करते हैं बार बार, वैसे ही हम यहाँ पे इसको रीयूज कर सके। अब इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, तो वही है कि हम एंजाइम को यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। इसके बाद सेपरेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम प्रोडक्ट बिकम इजी। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी अभी दिखाया था कि यहाँ पे क्या है कि हमारा एंजाइम यहाँ पे जैसे ये हमारे दोनों रिएक्टेंट है, ये यहाँ पे जाके चिपकेंगे, फिर ये चिपक जाता है, देन हम यहाँ पे दूसरे रिएक्शन में इसको यहाँ पे सेपरेट करते हैं, यानी कि हम इसके प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, फिर एंजाइम अलग होगा। तो भाई झंझट है और ये थोड़ा टफ भी पड़ता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एंजाइम हमारा चिपकता ही नहीं है, क्योंकि एंजाइम हमारा ऊपर ऊपर है, यानी कि यहाँ पे हमारा चिपका हुआ है, तो रिएक्टेंट पूरा चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेपरेशन हमारा एंजाइम का है वो यहाँ पे ईजी हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एंजाइम फ्री है, तो जो प्रोडक्ट मेरा बाहर जाएगा तो हो सकता है इसके साथ में एंजाइम भी चला जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंजाइम मेरा चिपका हुआ है। तो जब एंजाइम चिपका है तो प्रोडक्ट जो मेरा आगे मूव करेगा यहाँ पे रिएक्टेंट चिपक के प्रोडक्ट बनने के बाद में, तो ये इजीली फ्री फ्लो करेगा, यानी कि मेरा एंजाइम यहाँ पे स्टक रहेगा, चिपका रहेगा। तो इससे मेरी एंजाइम की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बिकम इकोनॉमिकल, यानी कि जो मैंने बोला कि सस्ता पड़ेगा, हमें बार बार जो है हर एक चीज़ के लिए एंजाइम बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एंजाइम इमोलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये मैं बताइए हम करते कैसे हैं, ये भी तो क्वेश्चन है कि भाई हम इसको करेंगे कैसे। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास 5 मेथड होते हैं जिनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है फिजिकल मेथड, एक हमारे पास होता है केमिकल मेथड। अब फिजिकल के अंदर हमारा आता है एडजॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट एंड इनकैप्सुलेशन, और केमिकल के अंदर हमारा आता है कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। अब देखो इसको याद करने के लिए जब मैंने पहली बार आपको पढ़ाया था तब मैंने ये बोला था कि आप ऐसे याद कर सकते हो ए और उसके बाद यहाँ पे ई सी और स्क्वायर कर सकते हो, यानी कि ए फॉर हमारा एडजॉर्प्शन हो गया। अब ये ई 2 बार है और सी हमारा 2 बार है, यानी कि ये ई हमारा फिजिकल में, तो यहाँ पे इंट्रैपमेंट एंड इनकैप्सुलेशन, और सी हमारा 2 बार है तो यहाँ पे आपका कोवैलेंट बाइंडिंग और यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग, यानी कि ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको याद भी कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके दोनों मेथड्स के बारे में बात करते हैं। पहले आता है हमारा फिजिकल मेथड। अब देखो फिजिकल में बेसिकली क्या होता है, मैंने मान लो ये एक पेन है तो मैंने क्या किया, इसको फिजिकली पकड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या एक फिजिकल मेथड है कि मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। यानी कि इसमें क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी हमारा एंजाइम है वो एक सॉलिड मैट्रिक्स के साथ में नॉर्मल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होता है, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, इसी को हम फिजिकल बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या वीक फिजिकल इंट्रैक्शन होता है, यानी कि एंजाइम और ये दोनों आपस में क्या फंस जाते हैं किसी वजह से, तो ये हमारे सिंपल होते हैं और इससे हमारा एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। अब मेथड समझोगे तब आपको ये फिजिकल अच्छे से समझ आएगा। पहला हमारा आता है एडजॉर्प्शन मेथड। अब पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या होता है। तो ये मैंने हर बार बताया कि मान लो जैसे ये हमारा है, ठीक है, कोई भी हमारा पानी मान लो एक तरह से क्या है, तो अब मान लो ये पानी है और इसके ऊपर क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर की बूंद डालता हूँ तो पानी क्या होगा ना, पानी उस कलर में पूरे में मिक्स हो जाएगा और मिक्स होकर क्या है उस पानी का भी कलर चेंज कर देगा। तो ये हमारा क्या रहता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि पानी मेरा क्या हो गया, इस कलर क्या हो गया मेरा पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है किसी के सरफेस के ऊपर चीजों को रख देना। अब जैसे ये पेंसिल है मान लो, तो मैंने इस पेज के ऊपर इसको रख दिया है, तो अब ये मेरी रखी हुई है, तो ये मेरा क्या एक एडजॉर्प्शन है। अब मैं इसको अगर हटाऊंगा, देखो हट भी रहा है और इस पेंसिल ने इसको अभी कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब ये ऊपर से इस पे रखा हुआ है। यही मेरा कहलाता है एडजॉर्प्शन मेथड, यानी कि बस बीट मान लो मैंने इसमें हल्का सा गम लगाया और इसको मैंने यहाँ चिपका दिया, तो ये मेरा क्या हो गया एक फिजिकल मेथड हो गया और ये एडजॉर्प्शन हो गया कि मेरा इस पूरे सरफेस के ऊपर ये चिपक गया। यही कुछ मेरा होता है यहाँ पे एडजॉर्प्शन मेथड के अंदर में, यानी कि इसमें क्या होता है कि मेरा एंजाइम होता है वो फिजिकली अटैच कर देते हैं हम यहाँ पे सॉलिड सरफेस के साथ में, और इसके क्या होता है कोई भी वीक फोर्स के द्वारा, जैसे हमारे वेंडर वॉल फोर्सेस हो गए या कोई आइकॉनिक
पास यहाँ पे आयंस वाला जो होता है ना, आयोनिक इंट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे आइकॉनिक हो गया है, तो यहाँ पे ये कर देना आयोनिक इंट्रैक्शन होता है आयंस के द्वारा। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी सिंपल बॉन्डिंग होती है, तो इनके द्वारा हमारे यहाँ पे एंजाइम बाइंड हो जाता है और इसी को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं, और ये ऊपर रख जाता है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल, ये हमारे सपोर्ट मटेरियल है, जो हमारे ये सॉलिड सपोर्ट होते हैं वो, जैसे हमारा ग्लास बीड्स हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, एल्यूमिना हो गया, या क्ले पार्टिकल्स हो गए, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने देखो एंजाइम को लगाया, तो एंजाइम सिर्फ हमारे ऊपर रख गए हैं, और जो यहाँ पे हमारे ये कनेक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वीक फोर्स के द्वारा कनेक्ट है, यानी कि ये आसानी से टूट भी सकते हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ चल जाता है। तो हमने क्या किया, एंजाइम को अपने सॉलिड सपोर्ट के ऊपर इस तरह से रख दिया है। तो अब ये मेरा जो पूरा सिस्टम बन गया, यानी कि ये जो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम बन गया है, यही मेरा जो है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का सिस्टम कहलाता है। अब मुझे क्या करना है, मालूम मुझे रिएक्शन करानी है, सिर्फ क्या करूंगा, मेरा जो रिएक्टेंट है वो मैं इधर से पास करूंगा, रिएक्टेंट यहाँ पे जाएगा, एंजाइम इनके साथ में बाइंड होगा, बाइंड होकर यहाँ से मेरा प्रोडक्ट निकल जाएगा, और मेरे एंजाइम एज इट इज जो है यहाँ पे रुके रहेंगे। तो इस तरह पूरी रिएक्शन मेरी काम करती है। अब इसका मेथड भी मैंने पूरा लिख दिया कि अगर ये मेथड आते हैं पूरा अच्छे से कर सकते हो। तो आज सॉलिड सपोर्ट मटेरियल सच एज ग्लास बीड इज टेकन, हमने यहाँ पे सॉलिड मटेरियल ले लिया, उसके बाद जो सपोर्ट है उसको हमने एंजाइम सॉल्यूशन, यानी कि मान लो हमारा ये पूरा एंजाइम का सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर हमने ये पूरा डाल दिया, और जब हम ये पूरा डाल देते हैं तो जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे इसके सरफेस के साथ में, यानी कि इस तरह सरफेस के साथ में अटैच हो जाते हैं वीक फोर्सेस के द्वारा। और उसके बाद क्या होता है, जो एक्सेस एंजाइम है जितना अटैच होना था हो गया, और जो बाकी का है वो मेरा यहाँ से पास हो जाता है, यानी कि पूरा यहाँ से निकल जाता है एंजाइम, और ये मेरा इस तरह का पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। अब जो एंजाइम है वो मेरे इस पे एडजॉर्ब रहते हैं सपोर्ट सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे मान लो एक एंजाइम हमारा एडजॉर्ब एंजाइम है यूजिंग स्टार्च हाइड्रोलिसिस, तो मैंने इस तरह का एक सिस्टम तैयार कर लिया, और इसमें मेरे एग्जांपल आ गया एमाइलेज का। तो अब यहाँ पे एमाइलेज है, और ये मान लो मेरे एक पूरा सॉलिड सिस्टम के ऊपर एमाइलेज है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टार्च और पानी को यहाँ से पास करता रहूँगा, तो जो एमाइलेज है वो क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ता रहेगा मेरा ग्लूकोज में, या इसको हम यहाँ पे गैलेक्टेज भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा ये पूरा का पूरा यूज हो रहा है, मतलब ये यहाँ से इन दोनों को पास करके मेरा ग्लूकोज में यहाँ पे टूटता जा रहा है। तो ये मेरा पूरा सिस्टम इस तरह यहाँ पे काम करता है। आई होप आपको ये एडजॉर्प्शन मेथड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है इनट्रैपमेंट मेथड। अब देखो इनट्रैपमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे आता है ट्रैप, ट्रैप मतलब होता है किसी को फंसाना, और इनट्रैप होता है कि अपने अंदर फंसाना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा पॉलीमर जेल इन सब के बारे में पता होगा। जैसे आप लोग बालों में जब जेल लगाते हो, आपने कभी लगाया होगा बचपन में, तो बड़ा चिपचिपा सा होता है, और उसमें क्या है कि अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल फंस जाए ना, वो इजीली निकलता नहीं है। तो कुछ उसी तरह का फंडा हमारा इन ट्रैप मेथड में आता है, यानी कि इट इज द मेथड इन विच एंजाइम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड अ पॉलीमर और जेल मैट्रिक्स। हम इस तरह की एक पूरी जेल या फिर पॉलीमर की मैट्रिक्स लेते हैं, और हम क्या करेंगे, इसके अंदर एंजाइम को इस तरह से इंट्रैप कर देंगे। तो अब क्या होता है कि एंजाइम हमारा इस मैट्रिक्स के अंदर अच्छे से फंस जाता है। तो वही क्या है, सबसे प्रोडक्ट कैन डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर वही फंस जाता है। अब जो एंजाइम है वो मेरा जेल के अंदर ही फिक्स रहता है। अब क्या होगा कि यहाँ से मान लो मैं कोई भी रिएक्टेंट पास करता हूँ, तो वो रिएक्टेंट मेरा जाएगा, रिएक्टेंट इन एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि हेल्प करेगा एंजाइम इनको, और यहाँ से जो मेरा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगा। तो रिएक्टेंट मेरा जो पॉलीमर है इसके अंदर भी जा सकता है और इस पॉलीमर से बाहर भी आ सकता है, लेकिन जो मेरा एंजाइम है वो यहाँ पे फंसा रहेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे क्या है कि बार बार मैं इस रिएक्टेंट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मेरे जो रिएक्टेंट बार बार मैं यहाँ पे इस एंजाइम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एंजाइम मेरा फंसा रहेगा, ये यहाँ से पास होता रहेगा, और मुझे ढेर सारा प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो इससे मैं मल्टीपल टाइम जो अपने एंजाइम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, जैसे मेरा एक लैक्टेज का एंजाइम है, वो कैल्शियम एग्लिनेट वीड्स में, यानी कि जो मेरे मैट्रिक्स है इसमें हमारा ये एग्जांपल है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सपोर्ट मटेरियल लेके हम इसमें यहाँ पे ट्रैप कर देंगे, और मेरा लैक्टोज मान लो ये लैक्टोज के अंदर पूरा का पूरा फंस गया। अब क्या होगा, इसको करते कैसे तैयार है, अब ये हमारा कैल्शियम एग्लिनेट जेल हो गया, इसके अलावा हमारा पॉली एक्राइलेट का जेल हो गया, या हम अगार जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, तो हमारा जो एंजाइम का सॉल्यूशन होता है उसको पॉलीमर सॉल्यूशन, यानी कि इसके साथ हम पूरा मिक्स करते हैं सोडियम एग्लिनेट, जैसे हमने एग्जाम्पल में ये ले लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे जो मिक्सचर है उसको इज ड्रॉप इनटू कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इसको हम कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालेंगे, तो अब इससे क्या होगा, हमारा सोडियम एलिंगेट, तो हमारा कैल्शियम एलिंगेट बन जाएगा, और सोडियम क्लोराइड हमारा बाहर निकल जाता है, और जो जेल बेड है वो हमारे इस तरह फॉर्म हो जाता है, और एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे इस तरह यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब बस धीरे धीरे जो सबस्ट्रेट है वो हमारा एंटर करेगा बीट्स में, और रिएक्शन हमारी पूरी पूरी हो जाएगी, यानी कि सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट बन के यहाँ बाहर आता रहेगा। अब ये एग्जाम्पल देखा जाए, तो जो मैंने आपको सबसे पहले दिया था कि जो लैक्टोज फ्री मिल्क है, यानी कि मिल्क के अंदर से जो हम लैक्टोज को बाहर निकालते हैं, उसका बाहर क्या लैक्टोज को हम तोड़ देते हैं, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, वो हम इसी वाले मेथड की मदद से करते हैं। यानी कि लैक्टोज से हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन रहा है, और यहाँ पे हम एंजाइम कौन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लैक्टेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा एग्जांपल एनट्रैप मेथड का।
अब थर्ड हमारा मेथड आता है इनकैप्सुलेशन। अब देखो इसमें क्या है बेसिकली कि जो हमारा एंजाइम है उसको एक कैप्सूल के अंदर हम पूरा पूरा बंद कर देते हैं, और इससे क्या होगा कि अब जो एंजाइम है वो हमारा उस कैप्सूल को बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो हमारे उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है उसको हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं एक पॉलीमर मेम्ब्रेन के अंदर में। अब जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल जो हमारा पॉलीमर मेम्ब्रेन का, जैसे हमारा नायलॉन की मेम्ब्रेन हो गई या सेलुलोज की हो गई या हमारी पॉलीमर की हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा एक पूरा माइक्रो कैप्सूल बन गया और ये मेरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जैसे हमारे नायलॉन की, सेलुलोज की या किसी की हो सकती है, मान लो सेलुलोज की ले ली, और ये हमारा एंजाइम हो गया। तो अब क्या होता है कि एंजाइम मेरा इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाता, तो एंजाइम मेरा यहाँ पे पूरा अटका रहता है, और अब क्या होगा जो रिएक्टेंट है या वो मेरा यहाँ से पास होगा और यहाँ से प्रोडक्ट बन के मेरा बाहर आता रहेगा। तो इस तरह ये पूरा पूरा काम कर सकता है। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि जो हमारा नॉर्मली एंजाइम होता है ना उसको हम यहाँ पे किसी कैप्सूल के अंदर में पूरा फिल कर देते हैं। और कैसे कर सकते हैं, तो एंजाइम का जो सॉल्यूशन होता है उसको इनक्लोज कर देते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर में, कैप्सूल बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो कैप्सूल है वो सिर्फ हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या सबस्ट्रेट हो गए उसको यहाँ से अलाउ करता है, प्रोडक्ट को अलाउ करता है, लेकिन जो हमारा एंजाइम है वो यहाँ पर रिमेन ट्रैप रहता है हमारे मेम्ब्रेन के अंदर में, और इस तरह हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारे जो बायो सेंसर होता है ग्लूकोज बायो सेंसर, इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मैं आगे आपको यूज बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमारी सेकंड क्लास आती है केमिकल मेथड। देखो फिजिकल वाला हमने देख लिया, वहां पे वीक बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे केमिकल में होता है थोड़ा उल्टा, कि यहाँ पे जो हमारा एंजाइम सपोर्ट मटेरियल के साथ में बाइंड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा होता है, और आपको होता है सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो मोस्टली उसी के साथ होता है। तो ये हमारे ज्यादा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि जो एंजाइम है वो हमारे सपोर्ट मटेरियल के साथ में स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंड हो जाएगा, और जब स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो ज्यादा इमोबिलाइज हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे दो मेथड आते हैं। पहला आता है कोवैलेंट बॉन्डिंग मेथड, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम है वो सपोर्ट सिस्टम के साथ में जब बाइंड होता है तो वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड होगा, यानी कि एंजाइम और सपोर्ट मटेरियल के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग है तो अब क्या होगा, कितना भी यहाँ से सबस्ट्रेट रिएक्टेंट हमारा आता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा, और एंजाइम हमारा वहां पे टच से मस नहीं होगा। तो यही हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग मेथड, यानी कि इट इज द मेथड इन विच एंजाइम आर अटैच टू द सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल के साथ में अटैच हो जाता है थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड के द्वारा। अब इससे हमारा एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इमोबिलाइजेशन एंजाइम का हमें मिल जाता है। एग्जांपल देखा जाए जैसे हमारा प्रोटीएज है, तो ये एंजाइम हमारा सेलुलोज सपोर्ट, यानी कि सेलुलोज सिस्टम है, इसके साथ में बाइंड हो जाता है। हमारे बाकी जैसे सेलुलोज हो गया, एगारोज हो गया, सिलिका हो गया, इनके साथ बाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे जो सेलुलोज है इसके साथ में हमारा प्रोटीएज यहाँ पे बाइंड हो गया स्ट्रॉन्ग तरीके से, और ये पूरा सिस्टम हमारा इस्तेमाल होगा, यानी कि अब हमारा सबस्ट्रेट आता रहेगा और प्रोडक्ट हमको मिलता रहेगा, और ये हमारा ऐसा ही का ऐसा रहेगा, इनके मल्टीपल टाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ने अब इसका जनरल प्रोसीजर भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट मटेरियल है वो केमिकली एक्टिवेट करेंगे, देन जो एंजाइम सॉल्यूशन है वो उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप हमारे होते हैं एंजाइम के, वो हमारे क्या करेंगे, जो सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ में कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बाइंड हो जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वाला एंजाइम है एक्सेस वाला वो हमारा बॉस हो जाता है, और इसके बाद जो हमारा एंजाइम है वो यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल के साथ में बाइंड रहता है, और हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो ये हमारे जो इंडस्ट्रियल एंजाइम रिएक्टर है इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन वगैरह में, और लॉन्ग टर्म एंजाइम को स्टेबल रखने के लिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा लास्ट मेथड आता है क्रॉस लिंकिंग मेथड, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे एंजाइम को एक दूसरे के साथ में ही पूरा का पूरा अटका देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, इट इज द मेथड इन विच एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर केमिकली लिंक्ड टुगेदर यूजिंग क्रॉस लिंकिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या कीजिए, हमारे एजेंट है और बीच में जो ब्लैक हमारा एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है, और जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो एंजाइम के साथ जुड़ता रहता है, ऐसे आपस में पूरा क्रॉस लिंक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एजेंट, क्रॉस लिंकिंग एजेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखता है, हमारे एक लाइपेज एंजाइम है वो यहाँ पे एंजाइम को इस तरह जोड़ देता है, और किसकी मदद से, ग्लूटाल्डिहाइड की मदद से। तो ये हमारा बीच का क्रॉस लिंकिंग एजेंट हो गया ग्लूटाल्डिहाइड। अब इसमें और हमारे फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, ग्लूटाल्डिहाइड हो सकता है, और एंजाइम हमारा यहाँ पे हो गया लाइपेज, यानी कि यहाँ पे हम लाइपेज भी लिख सकते हैं। अब कैसे इसका प्रोसीजर रहेगा, तो सबसे पहले हमारा जो एंजाइम का मॉलिक्यूल्स है वो हमारा मिक्स हो जाएगा क्रॉस लिंकिंग एजेंट के साथ में, तो केमिकल बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाएगा एंजाइम मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि इन सब के बीच में, और इससे जो हमारा इनसॉल्युबल एंजाइम है वो एग्रीगेट, यानी कि इस तरह पूरा हमारा फॉर्म हो जाता है। अब ये एंजाइम कहीं भी हिलेगा नहीं, कहीं भी सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल हो गया। अब कितना भी यहाँ से सबस्ट्रेट हमारा या रिएक्टेंट आता रहेगा, और इधर हमारा जो है प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता रहेगा बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे क्या है कि यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बायोकेमिकल प्रोडक्शन एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखा जाए तो हमने यहाँ पे जो है अपने सारे के सारे
मेथड्स के बारे में बात कर लिया है कि एंजाइम एनालिसिस में हमारे बेसिकली 5 मेथड थे। अब इसके एप्लीकेशन क्या होंगे अगर इसके बारे में बात करें तो लैक्टोज फ्री मिल्क, यानी कि जो मैंने एग्जांपल बताया था वही है कि हम यहाँ पे लैक्टोज फ्री मिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं आइसोमेराइज एंजाइम की मदद से, तो हमारा कॉर्न स्टार्च ये सिरप बनता रहता है। देन यहाँ पे ग्लूकोज बायोसेंसर है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। देन यहाँ पे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम यहाँ पे एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प लेते हैं, इनका ड्रग्स बनाने में, डायग्नोस्टिक रिएजेंट बनाने में। इसके अलावा फूड वाली जो हमारी पूरी इंडस्ट्री है वहाँ पे हम चीज़ प्रोडक्शन करने में हेल्प लेते हैं, जूस क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, स्टार्च एनालिसिस कर रहे हैं, इन सब में हेल्प हो रही है। और इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी हम इसकी हेल्प लेते हैं कि जो हमारे इमोबिलाइज एंजाइम्स है वो हमारे पॉल्यूटेंट एंड टॉक्सिक केमिकल्स को डिग्रेड करते हैं, यानी कि हमारे पानी को साफ करने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा टोटल सारा का सारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में। आई होप आपको ये पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा, यानी कि हमने एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी भी समझ लिया और एंजाइम इमोबिलाइजेशन भी हमने अच्छे से समझ लिया। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने यूनिट 1 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया और साथ में हमने जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो भी कवर कर लिया, यानी कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन बायोसेंसर देन राइट इट्स प्रिंसिपल कंपोनेंट वर्किंग एंड एप्लीकेशन विद डायग्राम। यानी कि अब हमको जो है टोटल बायोसेंसर्स के बारे में बात करनी है। तो अब हमको पहले ये समझना होगा कि बायोसेंसर्स एक्चुअल में हमारे होते क्या है। अब देखो ये जो बायोसेंसर्स है ना ये भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड ही होते हैं और इनके नाम में भी देखा जाए देखो हर तरफ आपको बायो वर्ड दिख रहा होगा, क्योंकि ये टोटली हमारा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बायो सेंसर्स के बारे में तो बायो वर्ड तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारे कुछ एंजाइम हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इन्हीं से कनेक्टेड होता है। मोस्टली हम यहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। और सेंसर्स का मतलब क्या होता है, तो देखो सेंसर क्या होते हैं, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सेंसर क्या है, सिंपली वो चीज है जो किसी चीज को डिटेक्ट करने में या पता लगाने में हमारी हेल्प करती है। अब एग्जाम्पल चलो मैं बताता हूँ, मान लो कि हमारा पानी गर्म हो रहा है, ये हमारा एक हमने यहाँ पे गैस पे रखा और हमारा पानी गर्म हो रहा है। अब ये पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ ये आप कैसे पता लगाओगे भाई? एक तो तरीका ये है कि आप देखोगे और आपको अगर यहाँ पे धुआं आता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पानी गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी आंखें थी, आई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज अ सेंसर की तरह काम किया, इसीलिए आई को भी हम यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पतीले को टच कर सकते हो या आप पानी में उंगली डाल के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि सेंसेशन हो रही है, अगर आप उंगली पानी में डालोगे और आपको यहाँ पे गरम गरम लगेगा, मतलब आप समझ जाओगे कि पानी आपका गर्म हो चुका है। यानी कि ये जो फंडा आप कर रहे हो ना, ये क्या कर रहे हो, आप सेंस कर रहे हो, यानी कि आप पता लगा रहे हो देख कर, टच करके, छू के, या एक और ऑप्शन है आप डायरेक्टली इसको पीना शुरू कर दो तो वो भी, यानी कि इन सब तरीकों से आप पता लगा रहे हो कि पानी गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो यही हमारे कहलाता है सेंसर, यानी कि आप देखकर पता लगा रहे हो, ये पूरी प्रोसेस। तो अब यहाँ पे जो बायो सेंसर है ये एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये हमारे कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं और ये हमारी बॉडी की कुछ चीजों को पता लगाने में हेल्प करती हैं। क्या पता लगाने में हेल्प करती है आगे समझ आएगा, बस अभी इतना क्या समझ आ रहा है कि जो हमारे ये बायो सेंसर्स हैं ये हमारे बॉडी के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन लिविंग ऑर्गन का इस्तेमाल करके बनाए गए कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम बॉडी की चीज़ों को पता लगाने के लिए। अब चलो मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो कि ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ये हमारी पूरी पूरी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब इस ब्लड के अंदर मैं आपको बताया कि बहुत कुछ प्रेजेंट होता है। और अब क्या होता है देखो मैं आपको पूरा यूज बता देता हूँ। जैसे ही हम कोई रोटी वगैरह खाते हैं हमारे पेट में जाती है और पेट में जाके एब्जॉर्ब होकर वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन ये सब हमारे ब्लड में चले जाते हैं। तो ब्लड में हमारा पहुंचता है ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्ब्स, उन्हीं से हमारा ग्लूकोज बनकर यहाँ पहुंचता है। अब ग्लूकोज का मेनली काम क्या होता है, मैं डेप्थ इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाओ। तो अब ग्लूकोज का क्या काम होता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इस तरह के सेल्स, आपको पता है पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो अब क्या होता है कि ये ग्लूकोज मेरे सेल्स के अंदर जाने होते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ ग्लूट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर, और ये ग्लूकोज क्या होता है इनकी मदद से हमारे सेल्स के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है। और इन रिसेप्टर की यहाँ पे अपटेक, यानी कि ग्लूकोज जो मेरा सेल के अंदर जाता है उसको यहाँ पे मैं बोलता हूँ अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है। और इस ग्लूकोज के अपटेक को मतलब समझने के लिए, यानी कि इस अपटेक को रेगुलेट कौन करता है, हमारा इंसुलिन नाम का हार्मोन। यानी कि इंसुलिन क्या करता है बेसिकली इस चीज को यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है कि जो मेरा ग्लूकोज है वो जल्दी जल्दी मेरे सेल्स के पास जाए। अब सेल्स क्या करेंगे, सेल्स के बाद जैसे ये ग्लूकोज पहुंचते हैं, आपको बताया कि C6H12O6 ये मेरा ग्लूकोज हो गया। और सेल्स के बाद ग्लूकोज पहुंचेगा, इधर मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां से मेरी ऑक्सीजन पहुंचती है। और इन दोनों का इस्तेमाल करके मेरा क्या होता है, यहाँ पे 6 मोल मेरे पानी के निकलते हैं और 6 मोल मेरे कार्बन डाइऑक्साइड के यानी कि गैस निकलती है। और इसके अलावा मेरे यहाँ पर रिलीज होती है ढेर सारी ATP यानी कि एनर्जी। और इन्हीं एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरी जो सेल्स है वो अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपने आप को ग्रोथ करते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको एक बेसिक फंडा ग्लूकोज का ये सारा कुछ फंडा समझ आ गया होगा।
तो अब यहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है कि जो ग्लूकोज है ना वो मेरा यहाँ पे कितना प्रेजेंट है ये जरूरी है। अब देखो ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्लड से मेरा सेल्स के पास जा रहा है और ग्लूकोज का ब्लड से सेल्स के पास पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि सेल्स इनका इस्तेमाल करके एटीपी बनाने वाले हैं। लेकिन कई बीमारी जैसे डायबिटीज में बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो मेरा सेल्स के पास नहीं जा पाता, यानी कि ये अपटेक मेरा रुक जाता है और उस केस में क्या होता है ग्लूकोज मेरा ब्लड के अंदर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होने लगता है। तो अब उस कंडीशन को जब ग्लूकोज मेरा यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसी को मैं यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस बोल देता हूँ और यही इसी प्रॉब्लम को हमें चेक करना होता है क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। तो ग्लूकोज हमारा कितना ज्यादा मतलब यहाँ ब्लड में प्रेजेंट है उसको चेक करने के लिए हमारी एक डिवाइस बनाई गई है जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्लूकोमीटर बोल सकते हैं। और ये जो हमारा ग्लूकोमीटर है इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एक एंजाइम हमारा प्रेजेंट होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपका ये कंसेप्ट ही जड़ से क्लियर हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने अपना मेथड उठाया एंजाइम इमोलाइजेशन वाला जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था और उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस तरह की एक पूरी पूरी स्ट्रिप तैयार की और इस स्ट्रिप में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक पूरा मैट्रिक्स करता हूँ और इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कैप्सूल यानी कि जो इनकैप्सुलेशन का पूरा बनाता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ये जो मेरा एंजाइम था ग्लूकोज ऑक्सीडेज वाला ये मैं यहाँ पे इसमें ट्रैप कर देता हूँ। यानी कि अब क्या है कि ये एंजाइम मेरे यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं लेता हूँ ब्लड को। अब ब्लड यहाँ पे मैं लूंगा ये वाला जो मेरा ब्लड था और जैसे ये ब्लड आएगा मेरा ब्लड यहाँ पर रिएक्ट करेगा, यानी कि कुछ बूंद मेरे यहाँ पे जाएगी रिएक्ट करेगी और अब ब्लड के अंदर मेरा प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। तो अब जितना ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा वो मेरा इस एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ जाके बायोकेमिकल रिएक्शन करेगा, यानी कि एक मेरे रिएक्शन फॉर्म करेगा और जैसे ही मेरी रिएक्शन होगी मेरा जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा यानी कि ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो जितना ज्यादा तोड़ेगा यानी कि उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ग्लूकोज मेरा कितना ज्यादा है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम मेरा रिएक्ट कर रहा है ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीडाइज कर रहा है और उससे मेरे एक्चुअल में क्या है कि जितना ज्यादा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा उससे मुझे क्या हो रहा है ग्लूकोज के एक्चुअल अमाउंट का पता लग जाता है और इसी से मैं ये पता लगाता हूं कि मेरा जो ब्लड है उसके अंदर में एक्चुअल में ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज मेरा क्या होता है जब खाली पेट हम चेक करते हैं तो हमारे नॉर्मली जो है मतलब 70 से एक तरह से 70 मिनिमम होना चाहिए, 70 से 100 के बीच होना चाहिए। तो अगर 70 से 100 के बीच है खाली पेट तब मेरा ग्लूकोज लेवल एकदम ठीक रहता है। अगर 100 से ज्यादा हो गया तो उसको हम यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस वाली कंडीशन बोल देते हैं और अगर 70 से कम हो गया तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम हो गया। तो एक तरह से क्या है कि हमारी पूरी डायबिटीज मेलाइटिस हाइपोग्लाइसेमिया सबको पता लगाने में मेरा ये मीटर यानी कि ग्लूकोमीटर हेल्प कर रहा है और ये मेरा बना किसकी मदद से है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से बना है। और ये पूरा का पूरा जो ये इंस्ट्रूमेंट मेरा बनकर तैयार हो गया है इसको मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बायो सेंसर बोल देता हूँ। यानी कि एक्चुअल में बायो सेंसर मेरा क्या हो जाएगा, बायो सेंसर एक मेरा इस तरह का एक तरह से मान सकते हो एक डिवाइस है, एक मेरा प्रोडक्ट है जो मुझे क्या कर रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके मेरी बॉडी के किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने में या पता लगाने में मेरी हेल्प करता है। जैसे जो ग्लूकोमीटर है वो मेरी बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को पता लगाता है जिससे डायबिटीज है या नहीं है ये पता चलता है। और जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो फीमेल्स के अंदर बेसिकली क्या करता है, उन्हें वो प्रेग्नेंट है या नहीं है उसको पता लगाने में हेल्प करता है। तो इस तरह मेरा बायो सेंसर काम करता है और ये होता है एक्चुअल में बायो सेंसर। तो आई होप अब आपको जो है बायो सेंसर्स के बारे में एक एक बात समझ आ गई होगी। यानी कि सिंपल अगर समराइज करें तो क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी होती हैं और हमारी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम होगी कोई डिजीज होगी उसको डिटेक्ट करने में उसको पता लगाने में हमारी हेल्प करती है। जैसे हमारा ग्लूकोमीटर हो गया ये ग्लूकोज को पता लगाता है यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस है या नहीं है, और जो प्रेगनेंसी किट होगी वो ये पता लगाने में हेल्प करती है कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। और ये दोनों के दोनों हमारे बायो सेंसर के एकदम बेहतरीन वाले एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो अब अगर इसके बारे में लिखने को आया तो कैसे लिखोगे कि ये हमारी एक एनालिटिकल डिवाइस होती है यानी कि जो कुछ पता लगाने में हमारी हेल्प करती हैं वो डिवाइस होती हैं। और ये बेसिकली क्या करती हैं, जो कुछ बायोलॉजिकल और केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में उनको डिटेक्ट करती हैं। जैसे जो हमारा ग्लूकोमीटर है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है, यानी कि ग्लूकोज एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो गया तो उस ग्लूकोज के लेवल को पता लगाने में हेल्प कर रही है और यही हमारे बायोलॉजिकल और केमिकल सब्सटेंस को पता लगाने में हमारी हेल्प करती है। अब ये बना कैसे होता है, तो ये हमारे एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे हमारा कुछ एंजाइम हो गया जो मैंने बोला कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई एंजाइम हो गया, कोई एंटीबॉडीज हो गई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है। अब जैसे ही बोला कि हमें ग्लूकोज पता चल रहा है 70 और 100 में, तो ये कैसे पता चल रहा है, हमने यहाँ पे जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स था यानी कि ग्लूकोज का लेवल कितना है, ग्लूकोज के लेवल को हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 70 और 100 एक वैल्यू में लेके आ गए। तो ये काम हमारा हो पाता है बायो सेंसर की मदद से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बेसिकली क्या देते हैं कि ये हमारे किसी भी लेवल की कंसंट्रेशन को पता लगाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या कि जैसे ही हमारा कोई एनालाइट, अब ये सारी
चीज़ें मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो जैसे ही कोई एनालाइट मेरा इंटरेक्ट करता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट के साथ में, मेरी एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है और वो मेरी उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देती है। यानी कि देखा गया तो जो बायो सेंसर्स है वो हमारे एक रैपिडली और एक्यूरेट डिटेक्शन मेथड होते हैं, जिससे कोई भी चीज़ हम जल्दी पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गई, और इसके अलावा हमारे जैसे आपने पीएच मीटर ये सब चीज़ें देखी होंगी, तो वो एक्चुअल में बायो सेंसर का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन उसी के जैसी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको पहला बता दिया कि ग्लूकोमीटर है, तो ग्लूकोमीटर बेसिकली क्या करेगा, डायबिटीज पेशेंट को ये बताता है कि भाई डायबिटीज कितना है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल। और कैसे बता दें, मैंने बता दिया कि यहाँ पे हम जैसे ही ब्लड को डालेंगे, ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज होता है वो यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जितना ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा उतना ही लेवल हमको यहाँ पता चल जाता है और हमें एक वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग एक और क्या होता है, प्रेगनेंसी किट। अब ये बेसिकली काम कैसे करती है, तो जैसे ही कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, उनमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसको हम HCG बोल सकते हैं। अब अगर किसी भी पर्सन को इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट करके इसकी फुल फॉर्म हमको जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी किट में बेसिकली क्या होता है कि हमारा यहाँ पे एक एंजाइम लगा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अगर कोई भी फीमेल मतलब यहाँ पे अगर प्रेग्नेंट होगी तो उनका यूरिन का सैंपल यहाँ पे डाला जाता है। अब अगर प्रेग्नेंट है तो उनके यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि HCG, और ये हार्मोन हमारा अगर प्रेजेंट होगा तो वो हमारे इस एंजाइम के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमको जो है लाइन दिखना शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ पे प्रेगनेंसी की लाइन आ जाती है। अब बाई चांस मान लो अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो उसमें ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो उस एंजाइम के साथ जाकर रिएक्ट ही नहीं करेगा, और रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ये लाइन हमको नहीं आएगा, और तब हमको जो है नॉर्मल शो हो जाता है। यानी कि कुछ इस तरह से हमारा एक बायो सेंसर काम करता है, यानी कि प्रेगनेंसी किट भी एक हमारे बायो सेंसर की तरह है। और अगर कभी एग्जाम में आता है आप इस तरह बना के आ जाना, और जो ग्लूकोज डायबिटीज वाला है उसके लिए मैंने एक आगे वो भी बनाया स्ट्रिप था, तो आप इस तरह भी बना के आ जाना, जो इस तरह थोड़ा। तो अगर आप ऐसे बना के आओगे तो एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सिंपल क्या बोल सकते हैं कि बायो सेंसर्स हमारी वो डिवाइसेज होती हैं जो हमको क्विक एंड एक्यूरेट डिटेक्शन करने में हमारी हेल्प करती हैं बायोलॉजिकल सब्सटेंस की। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायो सेंसर्स के बारे में। तो आई होप आपको वैसे बायो सेंसर अब तक समझ आ गया होगा, एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि बायो सेंसर्स हमारा होता क्या है। तो भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करो, अभी जाओ, मैं 2 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आप नीचे जाओ, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपके लिए, सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता रहता है, और क्रैश कोर्स में एनरोल करके आप सारा कुछ देख सकते हो, और एक बढ़िया सा कमेंट आप लोग कमेंट करके मुझे मार सकते हो। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायो सेंसर्स के बारे में। तो वैसे तो एक बेसिक फंड आपको पता चल गया है कि बायो सेंसर कैसे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि बायो सेंसर का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि किस सिद्धांत पे हमारा काम कर रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ बायो सेंसर इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल एलिमेंट एंड द एनालाइट। अब देखो ये पूरा समझने के लिए मुझे लगता है कि अब आपको बायो सेंसर का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, डायग्राम। तो यहां पे देखा जाए बेसिकली हमारी 5 मेन चीजें होती हैं बायो सेंसर्स के अंदर में। सबसे पहले हमारा आता है एनालाइट। अब जो एनालाइट क्या होता है कि कौन सी चीज है जिसको हमें एनालाइज करना है। अब जैसे जो ग्लूकोमीटर था उसमें मैं क्या बता रहा था कि हमें ग्लूकोज के लेवल को पता लगाना हो रहा था, तो जो ग्लूकोज है ना वो हमारा यहाँ पे काम करेगा एनालाइट की तरह। अब ग्लूकोज हमारा किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है, तो हम पूरे ग्लूकोज को तो नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे ब्लड को भी जो है एनालाइट ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो मेन चीज है जिसके साथ हम इंटरेक्शन करने वाले हैं या जिसको हम यहाँ पे पता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे होता है एनालाइट, यानी कि हमारा यहाँ पे ग्लूकोज या ब्लड हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकेंडरी चीज होती है, सेकंड नंबर पे आता है ये पूरा सिस्टम जिसमें हमारी 2 बातें आती है। पहला आता है बायो रिसेप्टर। अब देखो जो बायो रिसेप्टर है इसको हम बायो एलिमेंट नाम से भी जानते हैं, और इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसके अंदर हमारा ट्रैप होता है एंजाइम, और ये जो बायो रिसेप्टर है इसमें वो एंजाइम क्या करेगा, इस ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करेगा। यानी कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जैसे मान लो ये मेरा ग्लूकोज है, और यहाँ पे ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ जाके एक रिएक्शन पूरी करेगा, और उससे जो ऑक्सीडेज है ग्लूकोज वो जितने ग्लूकोज को यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। उससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज को यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, और इसी से हमको जो है ग्लूकोज के नंबर यानी कि कंसंट्रेशन पता करते हैं। तो जो ग्लूकोज हो गया वो तो मेरा हो गया एनालाइट, यानी कि जिसको मैं पता लगाऊंगा, और जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है ये मेरा एंजाइम है, और इसी को मैं यहाँ पे बायो रिसेप्टर बोलूंगा। यानी कि रिसेप्टर क्या चीज है, जो डायरेक्टली हमारे एनालाइट के साथ जाके बाइंड करे। तो इस पूरे सीन में क्या हो रहा है कि जो एंजाइम है ना वही मेरा डायरेक्टली रिएक्शन करता है इस ग्लूकोज के साथ में। तो जो बायो रिसेप्टर है वो एक्चुअल में मेरा वो एंजाइम हो जाएगा, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल करता हूं मैं यहाँ पे चीजों को पता लगाने के लिए। तो ये जो बायोलॉजिकल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है यही मेरा जो है बायो रिसेप्टर या बायो एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालाइट हो गया, देन बायो रिसेप्टर हो गया, देन हमारे यहाँ पे थर्ड चीज आती है ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर क्या करता है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लूकोज ऑक्सीजन ने मेरा ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन किया, लेकिन भाई मैं कैसे देखूं, मैं भाई अब ब्लड के अंदर वो रिएक्शन थोड़ी देखूंगा, और अगर मैं रिएक्शन देखूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ग्लूकोज का लेवल क्या है। तो उसके लिए अब क्या होता है कि जैसे इनके बीच में रिएक्शन होती है, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है और ये है, ये क्या
करते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे मैं इनको कैलकुलेट कर सकूं या मुझे वैल्यू पता चल सके। और उसके लिए यहाँ पे लगा होता है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, यानी कि जो ग्लूकोज और ग्लूकोज ऑक्सीडेज के बीच में हो रही है, वो रिएक्शन को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है ट्रांसड्यूसर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा आता है ये एम्पलीफायर। अब देखो यहाँ पे जो सिग्नल हमें मिलता है ना, क्योंकि हम बहुत ही कम, यानी कि आपने देखा होगा एक ड्रॉप, एक दो बूंद हम यहाँ पे ब्लड को यहाँ पे लगाते हैं जब ग्लूकोज चेक करते हैं अपना, तो भाई उतने से हमें सिग्नल बहुत कम मिलता है। तो वो कम सिग्नल के लिए हमारे यहाँ लगा होता है एम्पलीफायर, और ये एम्पलीफायर क्या करता है कि उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी कि इसके लेवल को पूरा इंक्रीज करता है। जैसे हमारे कानों के अंदर भी एम्पलीफायर लगा होता है, तो हम जो धीरे आवाज होती है ना, उसको भी हम अच्छे से सुन लेते हैं। तो एम्पलीफायर क्या करता है, जो हमारा सिग्नल है उसके लेवल को, इसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को थोड़ा बढ़ाता है, और यहीं पे साथ में हमारा एक रेफरेंस लगा होता है जो इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है, पूरा करने में। तो इस तरह हमारा सिग्नल क्या हो गया, हमको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल और एम्पलीफायर की मदद से एक तेज क्वांटिटी में मिल जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे लगा होता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर क्या करेगा, उस जो हमें सिग्नल मिला है, यानी कि यहाँ ग्लूकोज का एक लेवल हमें यहाँ पता चल रहा है, तो उस लेवल को यहाँ पे एनालाइज करना शुरू करेगा कि कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और क्या है, और उस पूरी वैल्यू को क्या करेगा, आगे एक हमारी डिस्प्ले लगी होती है उस पर शो करेगा। यानी कि प्रोसेसर एक तरह से मान लो, जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आप कंप्यूटर पे काम करें, तो मान लो कैलकुलेटर पे काम कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एक मेरा इनपुट हो गया 2 4 6 +4 मैंने लगाया, और जो पीछे हमारा मोबाइल का प्रोसेसर है वो क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, और कैलकुलेट करके हमको आंसर मिलेगा। तो जो एक्चुअल में एनालाइज है वो हमारा प्रोसेसर करता है, यानी कि इन दोनों की रिएक्शन हुई, रिएक्शन से हमें जो सिग्नल मिला वो हमारा बायोलॉजिकल था, वो बायोलॉजिकल सिग्नल हमारा कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल में, वो इलेक्ट्रिकल हमारा एम्पलीफायर से स्पीड अप यानी कि स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है, और उसके बाद प्रोसेसर उसको एनालाइज करेगा, और जो फाइनल आंसर है वो मेरा डिस्प्ले या स्क्रीन पर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। तो अब अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो क्या समझ आ रहा है कि जो हमारे बायोसेंसर का प्रिंसिपल है वो हमारा बेस्ड होता है ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन, यानी कि रिएक्शन होती है हमारे बायोलॉजिकल एलिमेंट के बारे में, यानी कि जो हमारा बायो रिसेप्टर है, और दूसरा हमारा एनालाइट यानी कि जो है, यानी कि इन पर मेन डिपेंड है, क्योंकि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है उसी लेवल को तो ग्लूकोज से पता लगा रहा है, तो ये दो चीजें हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन जो एनालाइट है जैसे हमारा कॉन्टैक्ट में आता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट, यानी कि ये दोनों जैसे कॉन्टैक्ट में आएंगे हमारी एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, जो मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। अब जो रिएक्शन है वो एक केमिकल और फिजिकल चेंज हमें प्रोड्यूस करती है, और वो चेंज हमारा बाद में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, यानी कि इसकी मदद से, और उसके बाद ये हमारा एम्पलीफाई हो जाता है, देन प्रोसेस हो जाता है, और डिस्प्ले के अंदर में हमारा जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाता है। अब जैसे हमारा ग्लूकोमीटर है जो मैंने बताया, उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो हमारा है वो रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ में जो हमारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके बाद हमें सिग्नल मिलेगा जिसको हमें बाद में ये डिवाइस पूरी मेजर कर लेती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके पूरे कंपोनेंट के बारे में, तो डायग्राम आपको यहाँ पे पूरा पता चल चुका है, यानी कि ये होता है। अब कंपोनेंट में देखा जाए तो मेनली हमारे सामने यहाँ पे 5 मेन बातें हो जाती है। पहला हमारा होता है एनालाइट, यानी कि जो मैंने यहाँ पे देखा ये एनालाइट। सेकंड हमारा होता है बायो रिसेप्टर, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा। थर्ड हमारा यहाँ पे होता है ट्रांसड्यूसर जो इसको मतलब पूरा कन्वर्ट करता है। फोर्थ हमारा होता है एम्पलीफायर जो यहाँ दिख रहा होगा, और फिफ्थ हमारा होता है प्रोसेसर एंड डिस्प्ले और स्क्रीन, यानी कि ये एनालाइज करके यहाँ पे रिजल्ट हमको शो करता है। तो अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एनालाइट। अब देखो ये हमारा वो सब्सटेंस होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमको मेजर करनी होती है। जैसे जो हमारा ग्लूकोमीटर है उसके केस में हमारा जो ग्लूकोज होगा ना उसकी हम मेजर करेंगे, तो ग्लूकोज हमारा एज एनालाइट की तरह काम करेगा। अब जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, कोई हार्मोन्स हो गया या कोई ड्रग हो गया, तो इनको हम मेजर करते हैं तो ये हमारे एनालाइट हो जाएंगे। तो जो हमारा ग्लूकोमीटर है उस केस में हमारा ग्लूकोज एज ग्लूकोज जो हमारा ब्लड के अंदर होता है वो काम करता है एज एनालाइट की तरह। सेकंड हमारा आता है बायो रिसेप्टर। अब ये हमारा वो बायोलॉजिकल एलिमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एनालाइट को मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए कि एक्चुअल में क्या है, कैसे होता है, जो इन दोनों के बीच में हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है तब पता चलता है। अब ये जो हमारा बायो रिसेप्टर है ये बेसिकली हमारा कोई एंजाइम हो सकता है, जैसे ग्लूकोमीटर के केस में हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक एंजाइम है। इसके अलावा हमारा ये कोई मतलब एंजाइम हो सकता है, फिर हमारा कोई एंटीबॉडीज भी हो सकता है, हमारा माइक्रो ऑर्गन भी हो सकता है, या कोई भी डीएनए वगैरह हो सकता है। ये सब हमारे एज अ बायो रिसेप्टर की तरह काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखा जाए हमारे ट्रांसड्यूसर होता है। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी आई है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब जो ट्रांसड्यूसर है वो हमारा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल है, एक हमारा ऑप्टिकल है, एक हमारा थर्मल है। अब यहीं पे मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। जो हमारे बायो सेंसर है उसके जो टाइप है वो हमारे इसी ट्रांसड्यूसर पे डिपेंड करते हैं कि हमारे ट्रांसड्यूसर कैसा है। अब पहला इसमें आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल बायो सेंसर। अब ये क्या होता है कि जैसे जो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन आ रही है उसको क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करता है, यानी कि दीज बायो सेंसर कन्वर्ट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड बायोलॉजिकल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि देखो इलेक्ट्रोकेमिकल यही है कि जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो हमारा ग्लूकोमीटर है वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल वाला होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिल जाता है। सेकंड हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल वाला आता है। अब ऑप्टिकल में क्या होता है कि ये जो हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन होगी उसको एक लाइटनिंग में वैसे कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो हमारा लाइट वगैरह होती है, यानी कि दीज बायो सेंसर डिटेक्ट चेंज इन लाइट
लाइट सच एज एब्जॉर्प्शन, फ्लोरेसेंस, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो एक लाइट में यानी कि एक तरह से हीट या उसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑप्टिकल से कनेक्टेड है गया। तो जैसे हमारे जो मेडिकल डायग्नोस्टिक होते हैं या एनवायरमेंट मॉनिटरिंग हो गया उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा थर्ड हमारा आता है थर्मल। तो ये हमारा ऑप्टिकल है, ये हमारा सिंपल क्या करता है, लाइट में करता है। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल है ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर करता है, ये लाइट में करता है, लाइट के रूप में हमको रेफरेंस वो मिलेगा रिजल्ट। और जो हमारा थर्मल बायोसेंसर है ये हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन होगी वो हीट में कन्वर्ट कर देगा और इससे हमको पता चलेगा कि भाई कोई भी चीज़ है वो कितनी है, ठीक है। और इसके बाद आखिरी हमारा आता है पीजो इलेक्ट्रिक। तो ये थोड़ा हमारा पीजो इलेक्ट्रिकल सरफेस वाला होता है, आप चाहो इसको छोड़ सकते हो। ये आपके लिए 3 थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो ये इसके ट्रांसड्यूसर के बेस पे हम अपने बायोसेंसर को टाइप्स यानी कि क्लासीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमको क्या समझ आ रहा है कि जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है ये हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को यानी कि जो हमारी एंजाइम इनके बीच में रिएक्शन हो रही है उसको एक इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि हम उसको यहाँ पे पढ़ सके, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है फोर्थ एम्पलीफायर। अब देखो जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल या बाकी के जो सिग्नल मिलते हैं प्रोड्यूस हमारे होते हैं ट्रांसड्यूसर के साथ में, वो बहुत वीक होते हैं। तो उस एम्पलीफायर क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे इंक्रीज करता है जिससे हम उसको आसानी से जो है देख सके। और एंड में हमारे यहाँ पे आता है प्रोसेसर एंड डिस्प्ले। तो जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, जो हमको यहाँ पे सिग्नल मिला उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करके एक रीडेबल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हम उसको रीड कर सके। और जो हमारी डिस्प्ले है वो उसमें ये हमारा पूरा शो हो जाएगा। तो इससे हमें सारा कुछ पता चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारा पूरा, यानी कि अगर आपको एक बार ये याद आ गया तो पूरा का पूरा बायोसेंसर का सारा कुछ आपको यहाँ पता चल जाएगा। अब वर्किंग के बारे में बात करें तो जो बताया था वही सारा है कि सैंपल हमारा कंटेन करता है एनालाइट को, यानी कि जैसे हमारा ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है। देन जो बायोलॉजिकल कंटेंट है जो एनालाइट के साथ रिएक्शन करेगा, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होगी। जैसे सिंपल देखा था हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ में। उसके बाद जो रिएक्शन है वो केमिकल चेंज करेगी या कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। और उसके बाद जो ट्रांसड्यूसर है उसका क्या करेगा, उस सिग्नल को हमारा कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या ऐसे सिग्नल में जो आगे हमारा काम आएगा। उसके बाद जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होता है और उसके बाद प्रोसेस होता है, जो रिजल्ट है वो हमारा डिस्प्ले पे शो हो जाता है। इस तरह हमारी बायोसेंसर काम करता है। इन अ ग्लूकोमीटर ग्लूकोज रिएक्ट करता है हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ में और एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिससे हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल का यहाँ पे पता चलता रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर्स के बारे में। तो ये जो हमारी मेडिकल डिवाइसेज होते हैं उसमें हेल्प किया जाता है, यानी कि बायोसेंसर यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटिक पेशेंट, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी डिटेक्शन में, यानी कि जो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वो हार्मोन HCG, इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है, भूलना मत। तो इसको डिटेक्ट करता है हमारा और यूरिन के अंदर से, जिससे कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। देन हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे ड्रग एनालाइज करने हो, ड्रग का लेवल पता करना है, क्वालिटी कंट्रोल पता करना है, क्वालिटी ठीक है यानी ये जब बायोकेमिकल रिएक्शन, इन सब में हेल्प करता है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में भी हेल्प करता है कि जो हमारा फूड है उसके अंदर कोई कॉन्टामिनेशन तो नहीं है, हमारी फूड की क्वालिटी कैसी उसमें। और इसके अलावा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि जो बायोसेंसर है जो हमारे एनवायरमेंट में कितने पॉल्यूशन प्रेजेंट है, टॉक्सिक सब्सटेंस तो प्रेजेंट नहीं है, उन सबको मेजर करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारे एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर्स के बारे में। यानी कि अब अगर देखा जाए तो हमने बायोसेंसर्स के बारे में लगभग सारी बातें कर ली हैं, एग्जाम्पल से लेके नोट से लेके सारा कुछ आपको मिल गया है। तो मैं फिर वही बोलूंगा, समझ आ गया है तो भाई लाइक कर दो, कमेंट में बता दो, और नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो अब चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने मेन 2 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से समझाया है, आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी अब हम बात करते हैं बाकी के टॉपिक्स के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए, यानी कि ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया था और ये 2 मेन इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिए थे। अब ये जो आते हैं ना ये ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आते हैं, तो उसी शॉर्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन तीनों टॉपिक को यहाँ कवर करने वाले हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग विद इट्स एप्लीकेशन, देन प्रोडक्शन आते हैं, देन हमारे बेसिक प्रिंसिपल आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन तीनों का सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि डिफाइन प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड राइट इट्स प्रोसेस विद इट्स एप्लीकेशन। यानी कि अब हमको बेसिकली बात करना है प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, देखो इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब क्या होता है, कुछ भी हमारा बनाना या उसके अंदर मॉडिफिकेशन यानी कि चेंजेस करने। अब जैसे इंजीनियर क्या है, आजकल भाई आपने इंजीनियरिंग के बारे में इतना सुना होगा, भाई इंजीनियर तो इतने ज्यादा हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कुछ ना कुछ चीजें बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन इंजीनियरिंग का मतलब सिंपल क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना, उस प्रोटीन के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस करना और उस प्रोटीन के अंदर को चेंज करके उस प्रोटीन को और बेहतर बनाना, जिससे वो हमारे लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट बन पाए। यानी कि सिंपल सा फंडा क्या है कि जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके उस प्रोटीन को बेहतर बनाना, जिससे वो प्रोटीन हमारे लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट की तरह काम आ पाए
भाई यही होती है हमारी प्रोटीन इंजीनियरिंग। अब देखो ये करते कैसे हैं। तो प्रोटीन हमारी बेसिकली कैसे बनी होती है, हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारी अमीनो एसिड से मिल मिल के बनी होती है, यानी कि लगभग हमारे 20 अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तब जाके हमारे प्रोटीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रोटीन हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे इस अमीनो एसिड पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम इन अमीनो एसिड में कुछ चेंजेस कर दें, यानी कि इनके सीक्वेंस में कुछ चेंज कर दें या इस अमीनो एसिड के कुछ फंक्शनल ग्रुप में चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम कुछ भी इस अमीनो एसिड में चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारा प्रोटीन है उसमें चेंज हो जाएगा। तो बस यही होती है हमारी प्रोटीन इंजीनियरिंग कि इसके अंदर हम प्रोटीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। और ये हम करते कैसे हैं कि हम जो अमीनो एसिड जिनसे मिलकर हमारी प्रोटीन बनी होती है उनमें कुछ सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं या उनमें कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ फंक्शन ग्रुप कुछ भी स्ट्रक्चर यानी कि कुछ भी XYZ हम अमीनो एसिड में चेंज करके ओवरऑल जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके कुछ अच्छा प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म करते हैं। और यही होती है हमारी प्रोटीन इंजीनियरिंग। यानी कि सिंपल देखा जाए इट इज द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच होती है दैट इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन और डिजाइन ऑफ प्रोटीन टू इंप्रूव देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि हम यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को चेंज कर सकते हैं उसके अंदर, यानी कि उसकी डिजाइन में कुछ ना कुछ चेंजेस करके। बाकी देखो जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी का मोस्टली पार्ट प्रोटीन, मतलब सारा का सारा नहीं लेकिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन से बना होता है। अब जैसे एक बात आपने सुनी होगी कि जो भी ड्रग है हमारी बॉडी में जाएगा तो बॉडी में जाने के बाद जब तक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं करेगा तब तक एक्शन नहीं देता। तो ड्रग रिसेप्टर के पास जा रहा है तब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है और तब जाके हमारे एक्शन मिल रहा है। तो ये रिसेप्टर है ना, ये भी हमारे प्रोटीन का पार्ट होता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स भी क्या एक्चुअल में हमारे प्रोटीन का पार्ट होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है और आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है और ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू जाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन ब्लड में कहां प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है हीम की यूनिट। और ये जो हीम यूनिट है ये हमारी प्रोटीन से ही बनी होती है और इसी प्रोटीन हीम यूनिट के साथ में हमारा ऑक्सीजन बाइंड होकर हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा होता है। यानी कि प्रोटीन भी हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इवन बहुत कुछ हमारे प्रोटीन से बना होता है, ये आपको थोड़ा यहाँ समझ आ गया होगा, बस यही बताना था। बाकी हम इसको करते कैसे, तो आपको ये पता चल गया कि प्रोटीन की डिजाइन या मॉडिफिकेशन करके हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं और उससे हम क्या है थोड़ी बेहतर प्रोटीन बना सकते हैं जो हमारे काम की है। बेहतर तो देखो ऑलरेडी बॉडी में है, बस वैसी बना सकते हैं जैसी हमारी डिजायर्ड है, यानी कि जैसे हम चाहते हैं ना कि हमें ये इस तरह की चाहिए तो उस तरह की बनाने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। अब ये करते कैसे, तो इन दिस टेक्निक द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज चेंज यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इनमें चेंजेस कर देंगे और अगर हम इनमें चेंजेस कर देंगे इसके बारे में आप आगे ही बात करोगे नेक्स्ट में। तो जैसे हम इनमें चेंजेस कर देते हैं जो हमारे अमीनो एसिड सीक्वेंस वगैरह हो गया तो जो हमारी ओवरऑल प्रोटीन है वो चेंज हो जाती है और हमें एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि जैसे हमको चाहिए वैसे मिल जाती है। एग्जांपल मान लो जैसे हमको चाहिए प्रोटीन बेटर स्टेबिलिटी की हो तो वो मिल जाएगी, एक्टिविटी अच्छी दे वो मिल जाएगी और एफिशिएंसी अच्छी हो तो वो मिल जाएगी। तो ये सारे काम हो जाते हैं। अब प्रोटीन जो इंजीनियरिंग है वो हेल्प करती है साइंटिस्ट को ये मतलब प्रोड्यूस करने में, इंप्रूव प्रोटीन यानी कि अच्छी प्रोटीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है जो हमारी मेडिकल, इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। एग्जाम्पल देखा जाए जैसे हमारा इंसुलिन है, तो आपको बताया कि बॉडी में ग्लूकोज का, मैंने इसीलिए आपको ग्लूकोज का इतने अच्छे तरीके से बताया था क्योंकि वो एग्जांपल हमेशा हमारा काम आता है। तो ग्लूकोज यहाँ पे बॉडी में ग्लूकोज क्या कर रहा है हमारे सेल के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन हमारे ग्लूकोज के अपटेक में बहुत हेल्पफुल है। अब बॉडी में मान लो नॉर्मल इंसुलिन खत्म हो गया तो हम बाद में क्या करते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू उसको इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं। और वो इंसुलिन हम बना कैसे रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोटीन इंजीनियरिंग की मदद से बना रहे हैं क्योंकि इंसुलिन एक हमारा बेसिक हार्मोन है। लेकिन हार्मोन है क्या, है एक हमारा प्रोटीन हार्मोन होता है, यानी कि इंसुलिन भी हमारे प्रोटीन से ही बना होता है तो प्रोटीन हार्मोन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया हमारे इंसुलिन के स्ट्रक्चर को जिससे हमें जो इंसुलिन मिलेगा वो जैसे हमारा इंसुलिन लिस्प्रो बन गया, इंसुलिन एस्पार्ट बन गया, तो ऐसे हमारे एनालॉग इंसुलिन बनाए, यानी कि इंसुलिन हमारे ये असली वाला है जैसे मान लो बॉडी में जो प्रेजेंट होता है तो उसी के जैसा हुबहू हमारा इंसुलिन बनाया है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। और ये जो इंसुलिन है ये हमारा हेल्प करता है टू बेटर कंट्रोल इन ब्लड ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा होता है उसमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हमारे जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कैसे करेगा, तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज्यादा है, इंसुलिन हमारा ज्यादा हम देंगे बाहर से, तो इंसुलिन क्या करेगा ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर पहुंचाएगा और जब ग्लूकोज को ब्लड के अंदर से सेल्स के अंदर पहुंचाएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इस तरह हमारा इंसुलिन अपना रोल प्ले करता है और ये इंसुलिन बनाने में हमारी हेल्प करता है प्रोटीन इंजीनियरिंग, जो हमारा इंसुलिन लिस्प्रो या इंसुलिन एस्पार्ट बनते हैं। और ये हमारे डायरेक्टली इंसुलिन यानी कि जो हमारे टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
तो देखो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ना बेसिकली, क्योंकि अगर एग्जाम में देखो वैसे कम आता है, अगर कभी आ जाएगा ये लिख के आ जाओगे, एक एग्जाम्पल ये बेस्ट वाला लिख के आ जाओगे, देन इसकी प्रोसेस हो गई, इसको चाहो फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर देना, ये एप्लीकेशन हो गई, तो ये 5-7 नंबर में आएगा और मुझे लगता है 4 नंबर तो आपको आराम से इससे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग हो गया। अब प्रोसेस के बारे में बात करें तो द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ये स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या है, कौन सी प्रोटीन हमको चाहिए होती है, उस प्रोटीन टारगेट प्रोटीन को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप प्रोटीन विद यूजफुल प्रॉपर्टी सिलेक्टेड फॉर मॉडिफिकेशन, मान लो हमको इंसुलिन के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे इंसुलिन वाली प्रोटीन को यहाँ पे पूरा आइडेंटिफाई कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। देन क्या करना है, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन इज मॉडिफाई यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। अब इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आपको आगे पता चलेगा, उसका इस्तेमाल करके इस प्रोटीन के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो चेंजेस करने वो हम यहाँ पे कर देते हैं। देन आता है एक्सप्रेशन ऑफ मॉडिफाइड प्रोटीन, यानी कि अब जो मॉडिफाइड जीन होता है हमारा, यानी कि जिसको हमने चेंज किया है, उसको हम यहाँ पे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब के अंदर में जैसे हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, उसके अंदर हम कर देते हैं। और जैसे ही आप करेंगे तो ई कोलाई में क्या जाएगा, आपको बताया कि जैसे ही हमारे ये सेल कोई भी होता है, यहाँ पे आप ग्रो करता है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमारा जो ये प्रोटीन है ये हमारा बनना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें जो उसके अंदर प्रोटीन मिलेगा ना, जैसे चलो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। आप कह रहे होगे सर ये कन्फ्यूजन हो गया, मान लो ये हमने प्रोटीन लिया और हमारा टारगेट क्या है कि इस प्रोटीन पे हमें कुछ ना कुछ चेंज करने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट है, यानी कि मान लो हमें चाहिए ये प्रोटीन है, तो मान लो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने ये जीन ले लिया, इसका जो जीन्स हमारे डीएनए आरएनए होते हैं, और जीन्स को उठा के हमने क्या किया, इस वाले प्रोटीन के अंदर डाल दिया। अब ये जो प्रोटीन बन गया ना, इसको हम किसी भी जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे उसके अंदर डाल देंगे। तो अब ये जो नया प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन हमको चाहिए था, वो प्रोटीन वाला जीन्स हमने क्या कर दिया, इस नए वाले मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, आपको बताया कि सेल्स हमारे ग्रोथ करते हैं, तो अब ये जो हमारे जिस प्रोटीन जिस मतलब नए हमारे उस सेल के अंदर ये प्रोटीन है, वो आपस में रैपिडली ग्रोथ करेगा। तो ग्रो कर करके क्या होगा कि ये जो हमारा बैक्टीरिया के टाइम में मल्टीपल हमारे इस तरह के प्रोटीन हो जाएंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब बाद में क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को हम लेंगे और इस बैक्टीरिया के अंदर से ये वाले प्रोटीन हम बाहर निकाल लेंगे और इन प्रोटीन का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि मॉडिफिकेशन का काम हमारा इधर ही हो जाता है। हम जो बाकी के बैक्टीरिया इनके अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं और इसको हम जिसके अंदर इंसर्ट करते हैं उसको हम होस्ट सेल बोलते हैं, और बाद में वहां पे रैपिडली ग्रोथ कर जाते हैं और बाद में हम इन इंसुलिन जो हमारे ये हार्मोन सॉरी यहाँ पे जो प्रोटीन है उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और बाद में क्या करेंगे, हम इनका यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस तरह हमारी प्रोटीन इंजीनियरिंग काम करती है। अब अगर अभी भी थोड़ा बहुत आपको डाउट हो तो मैं बोलूंगा पेशेंस रखो, और आगे जैसे हम यहाँ पे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला फंडा पढ़ेंगे, आपको ये वाला जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन इंजीनियरिंग और जेनेटिक हमारी लगभग सिमिलर है, क्योंकि यहाँ बीच में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जेनेटिक के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम एक बार दोबारा रिवाइज करें तो सबसे पहले हम टारगेट प्रोटीन चूज करेंगे, हमें कौन सा क्या बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जीन मॉडिफिकेशन, यानी कि हमें जो उसके अंदर चेंजेस करना है वो हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, यानी कि जो जीन्स वगैरह पाएगा वो इसके अंदर हम डाल देंगे, ये आपको आगे समझ आएगा। यानी कि जो हमें प्रोटीन चाहिए वो हमारा ये बन के तैयार हो जाता है मॉडिफाई। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ मॉडिफाई, यानी कि अब जो हमारा मॉडिफाइड जीन है उसको हम एक होस्ट सेल, यानी कि मान लो हमने कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी ले लेंगे, वो ले लेंगे और उसके अंदर में इसको इंसर्ट कर देंगे। मान लो ये हमारा इसके अंदर आ गया, और जब इंसर्ट हो जाएगा तो जो हमारा बैक्टीरिया ईस्ट है ये सब क्या करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में हमारे उसके अंदर आ जाएगा। अब बाद में क्या करेंगे, जो हमारा मॉडिफाइड प्रोटीन है उसको हम बाद में आइसोलेट करके बाहर निकाल लेते हैं। फिर जो मॉडिफाइड प्रोटीन है उसको टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में वो प्रोटीन है या नहीं है, और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी इंप्रूव हो गई, एक्टिविटी इंप्रूव हो गई, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, और जब सब कुछ हो जाता है देन हम जो है उस वाले प्रोटीन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल हमारी प्रोसेस होती है। अगर कोई डाउट आपको अभी भी हो तो आप एक बार इसको दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो। देन हम बात करते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हम मतलब अपने जैसे हमको चाहिए वैसे प्रोटीन हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। जैसे हमारा इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गए जो कैंसर में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ड्रग डेवलपमेंट, यानी कि जो हमें नए नए ड्रग बनाने होते हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा एंजाइम इंप्रूवमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम भी हमारे एक तरह से प्रोटीन ही होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे जो एंजाइम आपने देखा कितना हेल्प कर रहे थे, बायो सेंसर में हेल्प कर रहे थे, एंजाइम इम्बोलाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, और हर तरफ हमारे एंजाइम हेल्पफुल है। तो हम यहाँ पे एंजाइम यानी कि प्रोटीन ही होते हैं, तो इनको मॉडिफाई करके हम कुछ बेहतर एंजाइम बना सकते हैं जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। देन मेडिकल रिसर्च में, यानी कि हम यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मतलब स्टडी कर सकते हैं, और डिजीज में कैसे रोल प्ले करता है प्रोटीन ये भी स्टडी कर सकते हैं। देन हमारा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे हम एंजाइम से उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उन्हीं को किसके लिए, हम फूड प्रोसेसिंग में, डिटर्जेंट में और केमिकल इंडस्ट्रीज में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो वैसे तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये वाला, यानी कि यूज ऑफ माइक्रोब वाला, लेकिन प्रोटीन इंजीनियरिंग हमारा जेनेटिक से कनेक्टेड है, तो पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्वेश्चन सिंपल यही आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी होती क्या है, और इसके अलावा इसके बेसिक प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करनी है, यानी कि ये भी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना है। अगर कभी आ जाता है तो बस थोड़ा बहुत आप यहाँ पे 5-7 नंबर के अकॉर्डिंग लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो जैसा हमने प्रोटीन में बात की थी कि यहाँ भी इंजीनियरिंग आपको बताया कि किसी ना किसी चीज़ में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके हम एक नई चीज़ें बनाते हैं, वो हमारी इंजीनियरिंग होती है। अब जेनेटिक का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जीन्स के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। अब जीन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो आपको बताया कि हर हमारी जो नॉर्मल पूरी बॉडी है वो हमारी एक सेल से मिलकर बनी होती है, और सेल्स के अंदर हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियाई होता है जिसके अंदर हमारा सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो मान लो ये इस तरह का होता है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है ना, इसको बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, डीएनए या फिर आरएनए, डीएनए और आरएनए बोल देते हैं, और इसको हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी यहाँ पे बोल देते हैं। तो ये टोटल हमारा क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो अब ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, या इनको हम यहाँ पे जीन्स बोल रहे हैं, इनके अंदर हम कुछ ना कुछ चेंजेस करके ना पूरे के पूरे नेचर को बदल सकते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई सिंपल सोचो, आप हो, अब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में क्या आता है, जैसे हमारी कई बार आपने देखा होगा, अगर किसी के पेरेंट्स लंबे हैं, यानी कि मान लो किसी के पापा की हाइट बहुत तेज है, तो हो सकता है कि उसका उनका जो बेटा होगा ना, बच्चा या हम लोग जो होंगे, उनकी हाइट भी थोड़ी लंबी होती है। या कई बार देखने को मिला है कि कुछ कुछ पेरेंट्स में क्या होता है, आंखें थोड़ी शाइनी यानी कि ब्लू कलर ऐसी होती है। तो कई बार देखने को मिला है कि जो बच्चा होता है ना, उसकी आंखें भी इस तरह की कलर देखने मिल जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमको पेरेंट्स के द्वारा बच्चों में मिल रही है। अब भाई कैसे मिल रही है, भाई कैसे पता, सपने कैसे आ रहे हैं, तो ये सब हमारा होता है जीन्स, यानी कि जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हमारी बॉडी की जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ये सारी की सारी हमारी इन्हीं जीन्स के अंदर में कैद होती है, यानी कि डीएनए आरएनए के अंदर में होती है। और इसके बाद यानी कि अब ये हमारे पूरे सेल्स है, मेरे में इस तरह की जीन्स है, तो जो मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स है वो मेरा इन्हीं जीन्स के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करती क्या है, अब मान लो कि इन जीन्स से मिल मिलके एक ये पर्सन बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस पर्सन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाए, तो भाई चेंज कैसे करोगे, क्योंकि जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी सेल्स है, और सेल्स के अंदर सबसे छोटा पार्ट हमारा ये होता है जीन, और यही एक्चुअल में जो हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैं क्या करूं कि मैं इन जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस कर दूं, यानी मैंने इन जीन्स में कुछ चेंजेस कर दूंगा, तो जो ओवरऑल, क्योंकि पूरी बॉडी के सेल्स इसी जीन से मिलकर बने, तो अगर मैं इन जीन में चेंज कर दूंगा तो ओवरऑल जो मेरी बॉडी यहाँ पे बनेगी ना, उसमें भी धीरे धीरे को टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी पूरी बॉडी में जो है इन जीन्स का इफेक्ट आ जाएगा, और मेरी पूरी बॉडी में जो जीन्स हम यहाँ डालते हैं वो आ जाएगा। अब आपने एक्स मैन मूवी अगर देखी होगी, तो वहां पे म्यूटेंट वगैरह आपने सुना होगा, तो वहां पे क्या करते हैं, वो काढ़ा सा पूरा बॉडी में डाल देते हैं, और वो काढ़ा सेल्स में जा जाके यहाँ पे इन जीन्स में चेंज करना शुरू कर देता है, और जीन्स में चेंज हो के बंदा ही पूरा का पूरा बदल जाता है। तो एक्चुअल में जो उसका ब्रेन है वो तो रहता है, यानी कि उसको सब याद भी रहता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल में जीन है अंदर का वो बदल जाता है, यानी कि उसमें ताकत वगैरह ये सब आ जाती है। और इसी को हम यहाँ बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसको म्यूटेशन बोल देते हैं, कि हम जीन्स में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज लेके आ रही है। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये हम करते कैसे हैं। तो मान लो ये एक बंदा है बी, और इसके ये है हमारे जीन्स है, जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें अच्छी आती है सब प्रॉपर्टी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें एक ए नाम के बंदे की ये वाली प्रॉपर्टीज भी ऐड होता है, बस इतना चाहते हैं। मान लो मैं हूं, तो मैं भाई अच्छा पढ़ा रहा हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं, बस मेरा क्या सिलेबस बहुत लेट चलता है, क्यों, क्योंकि भाई क्वालिटी बनाने में टाइम लगता है। तो अब मान लो कि मेरे अंदर एक ऐसी चीज आता है कि मैं फास्ट भी काम करने लगूँ, यानी कि क्वालिटी मेरी जो ऑटोमेटिक चलती रहे, लेकिन मेरी स्पीड भी बहुत अप हो जाए कि मैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट डेली बना के अपलोड कर सकूँ। तो इसी तरह मान लो कि एक बी बंदा है, इसमें सब कुछ खूबियां मतलब अच्छा है, खूबियां है, लेकिन एक कोई कमी है, और उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि ए नाम की वो ए में खासियत है, तो वो इसमें आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बी वाले के जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ए वाला है उसका ये मटेरियल हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे, और इसके अंदर का जो मेन पार्ट है, यानी कि जो मैं जिसमें ये खूबी हमारी भरी होगी, उसको हम यहाँ पे कट करेंगे। मान लो इतना पार्ट मैंने क्या किया, कट किया, और ये कट करके मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो ये वाला है, यानी कि जिसके अंदर मुझे ये डालना है, ये मान लो होस्ट सेल है जिसमें ये मुझे चेंजेस लेके आने हैं, तो उसका डीएनए लेंगे, और उसका ये फ्रेगमेंट है वहां पे इसको कट करेंगे, और ये वाला जो इस वाले का था, ए वाले का था, वो मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। और इस तरह क्या होगा कि अब ये जो मेरा नया डीएनए बना, ये मेरा मॉडिफाइड और एक बेहतर वर्जन बन गया। अब क्या होगा कि ये मेरा इस सेल के अंदर है, यानी कि सेल के अंदर है, तो ये मेरा होस्ट के अंदर, यानी कि ये मैं क्या करूंगा, दोबारा इस बी नाम, यानी कि जो बी पर्सन है ना, उस होस्ट के अंदर डाल दूंगा। अब ये सेल मेरा क्या हुआ, बी के अंदर पहुंच गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सेल मेरा ग्रो करना शुरू करेगा। ये मेरा अभी एक है, एक से मेरे ये 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो इस तरह करते करते क्या होगा, ये जो नया वाला जीन है ये पूरी पूरी बॉडी में यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि अब जो नए सेल्स बन रहे हैं उनमें ये वाली खासियत है, यानी कि उसमें ये ए वाली खासियत भी है और उसमें बी वाली खासियत भी है। और इसी तरह काम करती है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में हम क्या करते हैं, इस तरह से थोड़ा चेंज कर देते हैं, जिससे जो नया बंदा बनेगा उसमें इसकी भी खूबियां आ जाती हैं, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आ जाएंगी और इसकी भी आ जाएंगी। और इस तरह हम यहाँ पे नई नई चीज़ों को जनरेट करते हैं, और इसी को हम यहाँ पे जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल देते हैं। तो अब अगर मैं एक बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ
प्रोटीन इंजीनियरिंग वाला, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि मान लो हमको एक प्रोटीन बनानी है, मान लो ये हमको प्रोटीन बनानी है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी डिजायर प्रोटीन है उसको हम चूज करेंगे। उसके बाद हमें जिसकी जीन चाहिए, मान लो हमें इसकी चाहिए, हमने यहाँ से कट करेंगे, कट करके हम इस प्रोटीन के डीएनए में जो होगा उसमें जाके इसको इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद इसको किसी होस्ट सेल के अंदर जैसे ह्यूमन के अंदर या फिर किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे और वहां पर ग्रो करना शुरू करेंगे। तो जब ग्रो करेंगे तो ये नए वाला जो हमें पूरा ये हमारा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, नया होगा और धीरे धीरे जो हमारी ये नया वाला हमारा बनेगा उसके अंदर ऐसी डिजाइन यानी कि जिसमें ये दोनों खूबियां हैं ये वाले सारे सेल्स में मतलब स्प्रेड हो जाएगा और नया वाला इस तरह बनकर तैयार होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे अपनी जो डिजायर्ड प्रोटीन्स हैं, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज वाली, वो प्रोटीन यहाँ पे मॉडिफाइड प्रोटीन हम यहाँ पे जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है मैंने आपको समझा दिया कि हम जीन्स में किसी एक जीन्स को कट करके दूसरे जीन्स के होस्ट में डाल देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी उसमें भी पहुंच जाएंगे, तो ये हमारा नया वाला एक बेहतर वर्जन बनकर तैयार हो जाता है। तो अब अगर हम इसके बारे में बात करें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसमें हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं जिससे जो मेन ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डिजायर प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल जाए। अब इस टेक्निक में बेसिकली करते क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो मेरा एक ए है, इसकी हम क्या करेंगे, जो भी जीन्स है उसको कट करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में और इसकी मतलब पूरा ये कर देंगे और इससे हमें एक नया रिकॉम्बिनेट जो हमारा ये वाला डीएनए बना ना इसको हम आर डीएनए बोल देते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेट डीएनए बोल देंगे, यानी कि इसको दोबारा कंबाइंड किया गया, इसको रिकॉम्बिनेंट बोल देते हैं, यानी कि इसका निकाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा ये हो जाएगा आरडीएनए। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है हमारी दवाइयों को बनाने के लिए, हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह है इन सब में इस्तेमाल की जाती है नए नए यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा सबसे पहले आता है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, यानी कि जो मेरा प्रोटीन इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल था वही मेरा इसमें आएगा, क्योंकि जो प्रोटीन हम यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे थे वो कर तो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली प्रोसेस से कर रहे थे ना, तो यहाँ पे बेसिकली इसका भी एग्जाम्पल आएगा कि जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको प्रोड्यूस करते हैं किसकी मदद से, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया ई कॉलाई है ना उसकी मदद से करते हैं। यानी कि जैसे मैंने बोला कि हम ये लेंगे और पूरा ये सब चेंज करके और ये जो हमारा नया वाला डीएनए बनता है इसको मैं ई कॉलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दूंगा और उसके अंदर पूरा बन के मेरे जो उसके अंदर इंसुलिन बनेगा वो बेहतरीन बनेगा, बाद में उसको आइसोलेट करके इस्तेमाल करूंगा डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो भी हमारी बनती है और वो भी जेनेटिक इंजीनियर की मदद से बनती है कि हम वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाते हैं इस सेल के द्वारा। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल बात करें तो आपको समझ तो सारा कुछ वैसे आ ही गया है, बस सिंपल देखा जाए तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टू मॉडिफाई दी जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हम इसमें जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय इंसर्टिंग और अल्टरिंग स्पेसिफिक जीन्स, यानी कि जो एक स्पेसिफिक जीन्स है जो हमको चाहिए उसको हम यहाँ पे अल्टर करके ये पूरा खेल करते हैं जिससे हमें डिजायर्ड प्रोटीन या डिजायर्ड वाला जो सब्सटेंस वो मिल सके। अब ये कैसे होता है, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 5 से 6 स्टेप होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, यानी कि जो जीन हमें रिक्वायर है मान लो एक अंदर से उस वाले जीन को हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं। तो द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोटीन जो मतलब हमको चाहिए वो आइडेंटिफाई की जाती है और उसको डोनर यानी कि ये देगा ए वाला देगा बी को, तो ए वाला डोनर हो गया, तो उसमें से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है वो आइसोलेट किया जाता है ह्यूमन डीएनए से। देन हमारा आता है कटिंग ऑफ डीएनए। अब जब हमने देख लिया देन उसके बाद हमें डीएनए को कट करना पड़ता है, तो इसके लिए एक हमारे स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। अब इसका नाम आपको बताना है, नाम बहुत ही सिंपल है, जो तोड़ने से इसका नाम आ जाता है। तो जो डीएनए को कट करता है उस वाले एंजाइम का नाम आप लोग कमेंट करके अभी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनका नाम क्या बताइए, वो हमारे डीएनए को कट करेगा, एक स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा, मान लो यहाँ पे कट करेगा और उसके बाद डिजायर्ड फ्रेगमेंट हमको यानी कि इस तरह का फ्रेगमेंट एक तरह से देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो एंजाइम कट करेगा देन यहाँ पे थर्ड आता है इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर। अब जैसे ये जो हमारा है ये हम क्या करेंगे वेक्टर सेल के अंदर, यानी कि जो आइसोलेटेड जीन है उसको इंसर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर में यूजिंग अ प्लाज्मिड, यानी कि सर्कुलर डीएनए और बैक्टीरिया हो गया मान लो ये पूरा, तो हमने इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब जो एंजाइम है डीएनए लाइगेज होता है जो इसको यानी कि इसको यहाँ पे जोड़ने में हेल्प करेगा और ये हेल्प करेगा टू जॉइन द जीन विद द प्लाज्मिड टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जैसे मान लो ये था तो यहाँ पे हमारा लाइगेज वाला जो एंजाइम था वो इसको हेल्प करेगा, यहाँ पे जोड़ देगा और जो हमारा तोड़ने वाला था वो भी लास्ट से ही शुरू होता है। अब बताओ, तो यहाँ पे जोड़ के एक नया डीएनए बन जाएगा और इसको देन हम बाद में क्या करेंगे इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल, यानी कि अब जो हमारा आरडीएनए बन गया है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट में। जैसे मैं बोल रहा था इंसुलिन के लिए हम ई कॉलाई के अंदर इसको डाल देते हैं और जब हो जाएगा तो जैसे हमारे ई कॉलाई वगैरह हो गया, अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। बाद में अब जो होस्ट सेल है वो मल्टीप्लाई करेगा, जैसे मैंने बोला एक सेल है तो सेल क्या करेगा बाद में मल्टीप्लाई होगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, तो अब मल्टीप्लाई सेल हो जाएगा। तो हमारी जो प्रोटीन है उसके अंदर में जीन के द्वारा बन रही वो भी तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, और इससे धीरे धीरे क्या होगा जो टोटल हमारा ई कॉलाई होगा वो पूरा मॉडिफाई हो जाएगा और उसके अंदर हमारा ह्यूमन इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा और बाद में हम उसको
इंसुलेट करके अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हो गया, क्योंकि भाई अब ह्यूमन इंसुलिन बनाते हो हम ह्यूमंस के अंदर तो बनाएंगे नहीं बिना मतलब में उनको, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं ये पूरा बनाने के लिए। तो इस तरह ये पूरा बनकर हमारा तैयार हो जाता है। अब एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो सिंपल जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इंपोर्टेंट मेडिसिन सच एज इंसुलिन हो गए, ग्रोथ हार्मोन हो गए, इंटरफेरेंस हो गए, इन सबको बनाने में हेल्प करता है। देन वैक्सीन प्रोडक्शन, अब जो हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वो वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी हमारी हेल्प करती है, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गई। देन हमारी डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, अब जैसे जो हमारी खेती होती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इसी जेनेटिक इंजीनियर की मदद से, जिससे हम नई वाली जो खेती बनाएंगे वो पेस्ट रेजिस्टेंस होगी, यानी कि उनमें जो कीड़े मकोड़े वो कम लगेंगे, डिजीज रेजिस्टेंस होगी, बीमारी कम होगी, और हाई यील्डिंग यानी कि जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगी, जैसे हमारा बीटी कॉटन के यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद डिजीज डायग्नोसिस, यानी कि जो हमारे डायग्नोस्टिक टेक्निक वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो जेनेटिक बीमारी हो गई इन सबको पता लगाने के लिए। और इसके अलावा हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे जो ड्रग डेवलपमेंट हो गया या रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक प्रोटीन हो गया, इसको डेवलप करने में हमारे मेनली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो अब अगर देखा जाए जो हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग है और जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है लगभग वो हमारा सेम रहता है और दोनों मिलकर ही काम करते हैं। प्रोटीन हमारा थोड़ा अलग है कि प्रोटीन इंजीनियरिंग के हम प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करते हैं, लेकिन करते किसकी मदद से हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। और जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सारा का सारा आपको समझ आ गया होगा। तो अब अगर देखा जाए तो लगभग हमारा सारा कुछ यहाँ पे कवर हो चुका है। ये दोनों कर लिए थे हमने, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोटीन कर लिया, जेनेटिक कर लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक क्या आता है कि ये जो हमारे एंजाइम्स हैं इनके बारे में कुछ कुछ बातें करनी है, क्योंकि ये एंजाइम हम पूरे इसमें यूज कर रहे थे और इन्हीं की मदद से हम आगे बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो बस हमें जो है इन एंजाइम्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करनी है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारा सिर्फ एक पार्ट रह गया, यानी कि यूज ऑफ माइक्रोब इन इंडस्ट्री, ये वाला पार्ट समझेंगे। और बेसिकली क्या है कि इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का क्या यूज होता है, इसके अलावा एंजाइम हमारे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको कैसे प्रोड्यूस करोगे और बेसिकली सबकी एप्लीकेशन क्या है, यानी कि हमारे क्या काम आ रही है। बाकी हमने प्रोटीन जेनेटिक समझ लिया। और आप एक चीज नोटिस करोगे तो जो आपकी सेकंड यूनिट है ना, उसमें टोटली आपको जो है यही जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोटीन के बारे में बात करना है। यानी कि जैसे आपके यहाँ पे देखो आरडीएनए, डीएनए जो मैंने बोला, वेक्टर हो गया, यानी कि जिसकी मदद से हम इधर ट्रांसफर कर रहे थे, डीएनए लाइगेज एंजाइम हो गया, यानी कि लगभग ये सारी की सारी बातों की पूरी एक यूनिट बनाई गई है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सब के बारे में हम यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट में बात करेंगे और वो भी वन शॉट ही करेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्रैश कोर्स में एनरोल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाले टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें कि माइक्रोब्स हमारे क्या हेल्पफुल है, तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, ईस्ट हो गया, ये हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हेल्पफुल होते हैं कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे मान लो एंजाइम बन रहा है, अब एंजाइम का तो रोल हमने कितना सारा देख लिया, इवन हमारे बायो सेंसर में हेल्पफुल है, एंजाइम इम्यूलाइजेशन में हेल्पफुल है, इसके अलावा ग्लूकोमीटर हो गया, हमारा प्रेगनेंसी किट हो गई, और भी बहुत सारी चीजें जिनमें एंजाइम हमारा हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली यूनिट 1 एंजाइम के ऊपर ही ज्यादा थी। इसके अलावा एंटीबायोटिक हो गया, तो ये हमारे कुछ फंगाई के द्वारा बनता है, जैसे हमारा पेनिसिलिन हो गया, फिर हमारे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, विटामिन हो गए, यानी कि देखा गया है तो मोस्ट ऑफ द चीजें हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको मिल रही हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो माइक्रोब्स है ना वो बेसिकली ग्रो किए जाते हैं फर्मेंटेशन टैंक के अंदर में। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं। अब जैसे एग्जांपल मान लो ये मेरा कमरा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया कि एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ माइक्रो हमारे प्रेजेंट जरूर होंगे। अब वहीं पे मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें रख देता हूँ और इसको मैं फ्रिज में नहीं रखता, यहाँ पे इसको पूरा सड़ा देता हूँ। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सड़ना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा और इसमें क्या होगा, आपको बदबू भी आना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट में मेरे आस पड़ोस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, इस पे आगे चिपकना शुरू हो जाएंगे। और जब इस पे आगे चिपकना शुरू हो जाएंगे, अब ये माइक्रोब क्या करेंगे, ये धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे और बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम एक्चुअल में फर्मेंटेशन बोल सकते हैं कि एक हमारा पूरा फर्मेंटेशन टैंक होता है और उसमें इनके लिए कल्चर मीडिया प्रेजेंट होता है, यानी कि इस तरह के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है जिनको खा खा के बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ करते हैं और पूरे में इस तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो बस इस तरह हम यहाँ पे अपने माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं। तो क्या है कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो माइक्रोब्स है वो हमारे फर्मेंटेशन टैंक में ग्रो कर जाते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी कि यहाँ पे हम एंजाइम को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो हमारे एंजाइम है इनको बाद में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन प्योरीफाई किया जाता है फूड इंडस्ट्री के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है और बाकी के और एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एंजाइम है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे हमारा एमाइलेज हो गया, कैटालेज हो गया, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिनेज हो गया, पेरोक्सीडेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गए। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे टोटल 6 एंजाइम है, ये हो जाते हैं। देन बाद में अब हम क्या पढ़ेंगे, इनको कैसे प्रोड्यूस करेंगे और क्या इनके मेन एप्लीकेशन होते हैं।
तो पहला हमारा आता है एमाइलेज। अब देखो जो एमाइलेज एंजाइम है ना वो सिंपली हमारे स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। अब स्टार्च एक आपको पता है बड़ा मॉलिक्यूल होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, तो इसको छोटे पार्टिकल्स में जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, मेल्टोज हो गया, इसमें तोड़ने का काम करता है हमारा एमाइलेज एंजाइम। और ये हमारा बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग में और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। अब एमाइलेज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो हमारे एक माइक्रो ऑर्गन में होता है बैक्टीरिया स्पीसीज और एस्परगिलन एगर, उसके द्वारा हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये ग्रो करते हैं फर्मेंटेशन टैंक के अंदर में, जिसमें हमारा स्टार्च इन न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट होता है और वहां पे ये हमारा एमाइलेज सीक्रेट होता है और बाद में इस एमाइलेज को हम बाहर निकाल के इस्तेमाल करते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा कोई डिटेल में नहीं आता है, बस अगर आप फ्लो समझ गए सारा खेल हो जाएगा। तो सिंपल क्या हमने क्या बोला कि जो हमारा बैक्टीरिया स्पीसीज ये है, तो हमने यहाँ पे अपना फर्मेंटेशन टैंक लिया और उसके अंदर हमने इन दोनों को यहाँ पे ग्रो कराना शुरू कर देंगे। अब जब ग्रो कराते हैं तो वहां पे हम स्टार्च यानी कि जो हमारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट यूज करते हैं वो स्टार्च वाला पूरा यूज करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे हमारे जब ये पूरा होगा तो इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ पे एमाइलेज सीक्रेट होना शुरू हो जाता है और बाद में जो एमाइलेज एंजाइम है उसको हम यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। अब ये देखो सेपरेट प्योरीफाई स्टेप हो गए, वैसे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बस इतना बहुत है, सेपरेट प्योरीफाई करके बाहर निकाल लेते हैं और देन हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन के बारे में बात करें, ये बेसिकली हमारी फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करनी होती है। इसके अलावा ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री हो गया, यानी कि जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं, बियर वगैरह बनाई जाती है, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं ना, साबुन होता है, उनमें भी हम इस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रिपरेशन होती है जो पेट को पाचन में हेल्प करती हैं, उनमें भी हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारा यहाँ पे आता है कैटालेज। अब जो कैटालेज एंजाइम है ये हमारा बेसिकली क्या करता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, इसको तोड़ देता है हमारा वाटर एंड ऑक्सीजन में। अब रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमारा H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है 2, अब यहाँ पे हम कैटालाइज का इस्तेमाल करेंगे, ये इसका ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेकडाउन करके इसको 2H2O यानी कि वाटर में और इधर 2 ऑक्सीजन में, यानी कि इसमें यहाँ पे अलग ब्रेकडाउन कर देता है, यानी कि H2O2 हमारा हट जाएगा। अब ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा एंजाइम है ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है कि हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो सेल्स को नुकसान ना करे, तो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो जो हमारा कैटालेज है वो हमारा प्रोड्यूस किया जाता है कौन से माइक्रो ऑर्गन से, एस्परगिलस एंड माइक्रोकोकस स्पीसीज से थ्रू माइक्रोवेल फर्मेंटेशन, यानी कि जो मैंने बताया इजी बॉक्स के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब फर्मेंटेशन कर देते हैं उसके बाद जो एंजाइम उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, प्योरीफाई कर देते हैं कल्चर मीडिया से और बाहर निकाल लेते हैं। अब एप्लीकेशन देखा जाए तो ये बेसिकली जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है फूड प्रोसेसिंग में उससे उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह होती है वहां से भी पेरोक्साइड को रिमूव करता है। इसके अलावा जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है और हमारा कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। देन हमारे यहाँ पे आता है पेनिसिलिनेज। अब देखो ये नाम से क्या समझ आ रहा है, पेनिसिलिन के लिए है, तो ये हमारा वो एंजाइम होता है जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को तोड़ने का काम करता है। अब कभी अगर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ज्यादा हो जाए या कोई मतलब मिसिंग होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी में नेचुरली भी ये प्रेजेंट होता है जो पेनिसिलिन को तोड़ने का काम करता है। अब कैसे काम करता है, तो हमारी पेनिसिलिन की ये जो एरिया होता है इसको बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। आप लोगों ने यूनिट 1 पढ़ ली होगी मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd की, तो इस रिंग को तोड़ने का काम करता है हमारा ये एंजाइम यहाँ से, और जब टूट जाएगी और रिंग ही नहीं बचेगी तो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो ये मेनली प्रोड्यूस किए जाते हैं बाई सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा ही हमारा अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारा जो पेनिसिलिन है वो प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया जैसे हमारा बैक्टीरिया स्पीसीज हो गए यूजिंग फर्मेंटेशन टेक्निक। अब जो एंजाइम है वो हमारा प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन के दौरान, मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, बाद में उसको आइसोलेट कर देंगे, प्योरीफाई कर देंगे रिसर्च एंड एनालिटिक यूज के लिए, यानी कि हम इसका तोड़ निकालेंगे तो हमें इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में यूज करेंगे, देन जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसकी एनालिसिस में, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की रिसर्च में, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की एनालिसिस में, और बायोकेमिकल स्टडी हमारी जो होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की, उन सब में हम जो है इस वाले एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है पेरोक्सीडेज। अब ये हमारी बेसिकली क्या है, एक कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मतलब हेल्प करता है, यानी कि ये वो एंजाइम है, नाम से क्या समझ आ रहा है पेरोक्सीडेज, यानी कि अगर कहीं पे भी ऑक्सीडेशन होनी है, मान लो यहाँ पे ए है और बी है, तो इनकी अगर ऑक्सीडेशन होनी सी बने तो यहाँ पे हम जो है पेरोक्सीडेज नाम के एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इनकी ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये एंजाइम मेनली हमारा ऑक्सीडेशन करवाता है। तो ये बेसिकली हमारा प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेसिकली पाया जाता है। प्रोड्यूस कैसे होगा, ये जो हमारा पेरोक्सीडेज है ये ऑब्टेंड होगा हमें प्लांट सोर्स के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फर्मेंटेशन मीडिया में, फिर जो एंजाइम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। अब एप्लीकेशन देखा जाए, देखो अब ना हर एक एंजाइम तो आपके पास आएगा नहीं, जो भी आएगा ये वाली जो प्रोसेस है लगभग सब में सेम दिख रही होगी, क्योंकि हम इन डेप्थ नहीं गए हैं। तो अगर एक दो आएगा, मान लो कोई भी एक आध आता है, तो आप इसी को लिख के आ जाना, सब में लगभग सेम ही रहता है, बस आपको ये याद होना चाहिए किस बैक्टीरिया से ये हमारा निकल के आ रहा है। अब एप्लीकेशन देखे जाए हमारे पेरोक्सीडेज के, तो यही है कि ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। यूजेस हमारे एक तरह से हुए, ये हमारे क्लिनिकल डायग्नोस्टिक किट में इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा मेडिकल एंड बायोकेमिकल रिसर्च में इस्तेमाल
करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं और फूड क्वालिटी एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा आता है लाइपेज। अब देखो लाइपेज का आपने तब भी देखा था कि ये हमारे वो एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करता है हमारा फैट्स एंड ऑयल का। अब मैंने आपसे तब क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा एंजाइम है जो लाई से ही शुरू हो रहा है और हमारा ब्रेक डाउन करता है, तो वो एंजाइम था लाइपेज। तो लाइपेज हमारा मतलब उसमें कट वगैरह यूज करते हैं और जो लाइगेज है वो हमारा एडिशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे पी और जी का फर्क होता है, तो ये हमारा वो एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है फैट एंड ऑयल को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को, जो हमारे फैट एंड इसको वगैरह करता है। अब ये ना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फैट डाइजेशन में, हमारे पेट में या कहीं पे भी अगर डाइजेशन करना है तो ये एंजाइम होगा, तभी ये फैट को तोड़ तोड़ के छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हम मतलब इसका पाचन अच्छे से होगा, क्योंकि फैट एंड ऑयल हमारे काफ़ी बड़े मॉलिक्यूलर होते हैं। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल लिपिड प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। बनाएंगे कैसे, तो जो लाइपेज है वो हमारा प्रोड्यूस किया जाता है बाई द माइक्रो, जैसे हमारा कैंडिडा हो गया, एस्परगिलस हो गया या बैक्टीरिया स्पीसीज हो गए, इनके द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस हमको मिलता है। अब जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन के दौरान, बाद में उसको सेपरेट करके प्योरीफाई कर लिया जाता है। एप्लीकेशन क्या है, तो इसको हम यहाँ डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है फायदा कि जैसे हमारे कोई तेल या घी के दाग होते हैं कपड़ों के, तो आपने देखा होगा वो साबुन से हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं, क्योंकि साबुनों के अंदर भी हमारा लाइपेज जो है एंजाइम यहाँ पे मिक्स होता है। इसके अलावा ये हमारी फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवर के लिए। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल ड्रग सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है और हमारे बायोडीजल प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा लास्ट एंजाइम आता है प्रोटीएज। अब जो प्रोटीएज एंजाइम है ये बेसिकली वो एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। नाम से क्या समझ आ रहा है, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन, तो हमारे प्रोटीन को ये पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड में तोड़ देता है। अब ये हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीज हमारे यहाँ पे आएगा और आके ये प्रोटीज यहाँ पे है, तो प्रोटीज क्या करेगा, इसको तोड़ देगा पेप्टाइड और अमीनो एसिड में। अब कैसे प्रोड्यूस होगा, तो जो प्रोटीज है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया या एस्परगिलस स्पीसीज हो गए, इनमें फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा रिलीज होता है। अब जो एंजाइम है वो सीक्रेट हो जाता है हमारा फर्मेंटेशन के दौरान, बाद में बस हमें कलेक्ट करना है, प्योरीफाई करना है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। अब काम किस में करेगा, तो ये भी हमारा जो है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोटीन के स्टैन है उसको हटाने के लिए। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल डाइजेस्टिव प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा प्रोटीज के बारे में। तो अब अगर देखा जाए हमने अपने पूरे के पूरे यानी कि सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और हमारी हो चुकी है यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीटली कवर। आई होप आपको एक एक टॉपिक समझ आ गया होगा। अब फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि भाई वीडियो आ चुकी है, और कमेंट करके आपसे जो मैंने पूछा है वो बता सकते हो, यानी कि आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है, बायो सेंसर्स की बतानी है, और जो मैंने एक दही वाला आपसे एंजाइम पूछा था, सॉरी वहाँ पे पूछा था, वो कौन सा होता है। तो जो भी कुछ आपसे पूछा है आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी अपने केवल फार्मा ऐप के क्रैश कोर्स में इनरोल करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर, आप सब लोग अपना अपनी फैमिलीज का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।